हेलो स्टूडेंट्स एंड जय हिंद। आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक सारा का सारा एजुकेशन आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। मतलब ये कि यहाँ पर कभी आपसे ये नहीं बोला जाता 2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स पढ़ने के बाद में कि बचे हुए कोर्स को एक्सेस करने के लिए आपको किसी तरीके का कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या किसी तरीके की कोई फीस देना पड़ेगी। ऐसा नहीं होता। मैग्नेट ब्रेन्स आपको सारा का सारा जो एजुकेशनल कंटेंट है वो एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराता है क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक। उसके बाद में आपके जो NTSC और ओलंपियाड के एग्जाम्स होते हैं उसके लिए, एंड इसके अलावा फर्दर जो वेरियस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है मैग्नेट ब्रेन्स, उसका भी जो एक्सक्लूसिव क्वालिटी कंटेंट है पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट वो आप लोगों तक लेकर आता है, ताकि किसी भी परिस्थिति में आप लोगों की पढ़ाई ना रुके, आपकी शिक्षा दीक्षा में किसी तरीके का कोई व्यवधान ना है। ना सिर्फ आप लोग अपने एग्जामिनेशंस में अच्छा परफॉर्म कर सकें, बट साथ ही साथ अपने करियर्स में अच्छा परफॉर्म करके अच्छे पदों पर पहुंचें एंड देश की तरक्की और उन्नति में कंट्रीब्यूट कर सकें। तो इसी नोट पर हम लोग अपना आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है इसमें हम लोग हिस्ट्री क्लास 12 उसकी जो तीसरी किताब चल रही है उसका सेकेंड लास्ट चैप्टर, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि जो थीम नंबर 14 है उसके साथ अपने डिस्कशन की शुरुआत करेंगे। आज का जो ये चैप्टर रहने वाला है इसमें हम लोग हमारी पूरी की पूरी क्लास 12 की हिस्ट्री के सेकेंड लास्ट चैप्टर को स्टडी करना या रीड करना शुरू करेंगे, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, पॉलिटिक्स, मेमोरीज एंड एक्सपीरियंस। मतलब ये कि भारत का जो बंटवारा हुआ था, भारत का जो विभाजन हुआ था, जो हमारे देश को तोड़ा गया था, इस पर्टिकुलर ये एक्टिविटी एक तो हुई क्यों, थोड़ा सा हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। और इसको समझने के लिए हम 3 बातों का सहारा लेंगे। उस वक्त की जो पॉलिटिक्स हो रही थी, उस वक्त की जो राजनीति खेली जा रही थी, उसकी मदद से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि देश को तोड़ने की नौबत क्यों आ गई, देश के 2 टुकड़े करने की नौबत क्यों आ गई। एक तो हम लोग पहले इस बात को समझेंगे, उसके बाद में उस वक्त की जो मेमोरीज वगैरह हैं लोगों के दिमाग में, जो पॉलिटिशियंस नहीं थे, जो आम जनमानस के लोग थे जिनके ऊपर ये पार्टीशन का दंश लगा, जिन्होंने इसको भोगा था, उनकी क्या परिस्थितियां थी, हम लोग उनको समझेंगे उनकी मेमोरीज वगैरह की मदद से। और तीसरा, ये सारे एक्सपीरियंसेस वगैरह कैसे रहे, पूरा पार्टीशन के पहले का वक्त, पार्टीशन के दरमियान जो भयानक एक्टिविटीज हुई हैं उसका एक्सपीरियंसेस, और उसके बाद इमीडिएट बात की अगर बात कर ली जाए तो क्या एक्सपीरियंसेस रहे। इन तीनों चीज़ों को हम लोग समझेंगे। जब हम इन तीनों एस्पेक्ट्स पे ध्यान देंगे, जब हम इन तीनों एस्पेक्ट्स पे गौर करेंगे, तब हमको ये जो भयानक त्रासदी हिंदुस्तान में हुई थी, जो भारत के लिए एक, या फिर इस तरह से कह सकते हैं भारत के इतिहास में एक बदनुमा दाग की तरह है, तब हम लोग इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को समझ पाएंगे। क्योंकि हम लोग यहाँ पे पार्टीशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर क्या वो गतिविधियाँ थी जिसके कारण ये एक्टिविटी हुई थी। तो इसको समझने में ये 3 एस्पेक्ट जो हैं, पॉलिटिक्स, उस वक्त की मेमोरीज और उस वक्त के एक्सपीरियंसेस हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, हियर वी बिगिन अपना। और पहला जो टॉपिक रहने वाला है वो यही रहेगा, पॉलिटिक्स, मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस। इसी के साथ में हम लोगों ने अपनी बातचीत की शुरुआत करनी है। चलें शुरू करते हैं। अब ये बात हमको पता है कि अपनी जो आज़ादी आई थी वो आई थी 15 अगस्त 1947 को। अंग्रेज़ों का जो शासन समाप्त हुआ यहाँ पे, और उसके बाद में फाइनली जो हमें आज़ादी मिली वो 15 अगस्त 1947 को मिली थी। अब 15 अगस्त 1947 को जब ये आपकी आज़ादी आई तो इसके साथ में खुशियाँ तो आई कि फाइनली हमारा देश आज़ाद हुआ है, मगर इन खुशियों के साथ में एक बहुत बड़ी त्रासदी भी आई, एक बहुत बड़ा ट्रॉमा भी जो है आया, और वो ट्रॉमा था पार्टीशन का, और उस भयानक हिंसा का और उस भयानक ब्रुटैलिटी का जो इस पार्टीशन में हुई थी। यानी कि हमारा देश सिर्फ आज़ाद नहीं हुआ था, हमारे देश के 2 टुकड़े किए गए थे, हमारे देश को का बंटवारा किया गया था, और आज़ादी की खुशियों के साथ में हमारे लिए एक भयानक तकलीफ बनकर ये पार्टीशन आया, जिसमें बहुत बड़े लेवल पर जो है वायलेंस आपको देखने को मिला था, और बहुत बड़े लेवल पर जो है ब्रूटैलिटी आपको देखने को मिली थी। बहुत बड़े लेवल पर हिंसा हुई थी और लोगों ने ऐसी ऐसी हरकतें करी थी जिसके बारे में सभ्य समाज में सोचना भी जो है मतलब आपको असंभव लगता है। और तो फिर आप आश्चर्यचकित होते हैं कि हिंदुस्तान में 47 में लोग आखिर ऐसा कर कैसे गए। खैर ओके, अब ये जो आपका ब्रिटेन था उसने इंडिया जो है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। यानी कि वो पूरा का पूरा अनडिवाइडेड इंडियन सब कॉन्टिनेंट जिसके ऊपर इंग्लैंड राज करता था या ब्रिटेन राज करता था, जिसको आप ब्रिटिश इंडिया बोलते थे, उस ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड कर 2 सोवरेन स्टेट्स बनाए गए। सोवरेन का मतलब होता है संप्रभु, या फिर इसका इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें ऊपर से कोई उनको अलग से ऑर्डर नहीं देता, वो अपने में जो भी फैसला लेना है वो लेते हैं। जैसे हमारा देश अगर एक सोवरेन देश है, इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान के हित में जो भी फैसले होंगे वो हिंदुस्तानी करेंगे या भारत की सरकार करेगी। कोई बाहर से हमको डिक्टेट नहीं कर सकता कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये सोवरेन का मतलब होता है। तो जब भारत का पार्टीशन हुआ तो उसमें ब्रिटिश इंडिया जो हुआ करता था उसके जो भी ब्रिटिश इंडिया था उसको तोड़कर 2 देश बनाए गए, 2 सोवरेन स्टेट बनाए गए। एक आपका बनाया गया इंडिया और दूसरा बनाया गया पाकिस्तान। और जब ये देश बने तो उसके बाद में
ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये बन गया और सब कुछ शांति से निपट गया। फिर साथ में बहुत से सडन डेवलपमेंट्स हुए, इनके बनते ही बहुत सी एक्टिविटीज़ वगैरह हुई हैं, जिसके नतीजे में फिर वो अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस और ब्रुटैलिटी हुई, जिसका दंश इस देश ने झेला। क्या क्या हुआ था? एक तो ये हुआ था, ये जो आपकी सडन डेवलपमेंट में सबसे पहले ऐसे मैसिव लेवल पर जेनोसाइडल वायलेंस हुआ था जो इस देश ने इसके पहले नहीं देखा था। जेनोसाइडल वायलेंस का मतलब है कि पूरे आप समाज के एक बड़े हिस्से को जो है आप अगर मैसेकर कर देते हैं, समाज के एक बड़े हिस्से को अगर आप साफ कर देते हैं, तो वो जो है जेनोसाइड कहलाता है। तो एक तो इतने बड़े लेवल पर जो है आपका जेनोसाइडल वायलेंस वगैरह आपको देखने को मिला। दूसरी चीज जो हुई वो ये था कि माइग्रेशन, यानी कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जो है लोग मूव करना शुरू हुए। आज आप सोए हैं, आप अनडिवाइडेड इंडिया में सोए थे, कल आप उठे हैं, पता चला देश के दो टुकड़े हो गए और आप एक गलत हिस्से में हैं जहां पे आपको नहीं होना चाहिए। अब यहां से अब या तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा ब्रुटैलिटीज हो रही हैं, और अगर आप ब्रुटैलिटी से बचना चाहते हैं तो आप यहां से उठ के भागे। अब आप दूसरे देश में, जो अब टेक्निकली अब आपका देश होगा, और जहां पे आप यहां सदियों से रह रहे थे, अब आपका देश नहीं बचा, यहां से जब आप जा रहे हैं तब रास्ते में फिर बहुत सी परेशानियां आ रही हैं माइग्रेशन वगैरह में। तो ये दो चीजें जो है खास तौर पर पूरे के पूरे पार्टीशन के काल में आपको देखने के लिए मिलती हैं। अनप्रेसिडेंटेड जेनोसाइडल वायलेंस हुआ है और दूसरा माइग्रेशन हुआ। अब ये जो चैप्टर है, इसमें हम लोग ये पार्टीशन का पूरा जो इतिहास है, जो बहुत तकलीफदायक हिस्सा है हमारे देश की इतिहास का, इसको पढ़ेंगे, इसको एग्जामिन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो दो सवाल हैं जिनका हमको जवाब तलाशना है, पहला तो वाई, ये पार्टीशन हुआ क्यों, और दूसरा ये पार्टीशन कैसे हुआ, वाई एंड हाउ इट हैपेंड। इन दो सवालों का जवाब हम लोग तलाशने की कोशिश करेंगे। हैरोइंग एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑर्डिनरी पीपल ड्यूरिंग 1946 टू 50 एंड बियॉन्ड। साथ ही साथ अब हम लोग जो लोग थे जिन्होंने इस पूरी की पूरी त्रासदी को बर्दाश्त किया, उन्होंने इस पूरी की पूरी त्रासदी को झेला, 1946 से लेकर 1950 का जो पूरा टाइम पीरियड है, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि किसी अपना पुराना सब कुछ घर बार छोड़ के अब एक नए देश में आ गए तो सब कुछ आपको बढ़िया मिल गया। एकदम जीरो से आपने शुरुआत करी, तो फिर वहां पे भी एक जिंदगी में स्ट्रगल्स वगैरह काफी ज्यादा देखना पड़े। तो किस तरीके की जिंदगी रही, ऑर्डिनरी लोग जो थे, जन सामान्य लोग थे, उन पे किस तरीके से ये बीती, और इस सारी चीजों के बारे में 1946 टू 50 का जो खास तौर पर काल है, जो टाइम पीरियड है, और जो भयानक एक्सपीरियंसेस लोगों के रहे हैं, उसके बारे में हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर में देखना है। चले आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये उठता है, ये जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है मोमेंटस मार्कर, इसमें सवाल ये उठता है कि हम लोग ये जो हमारे देश का बंटवारा हुआ है, इसको सिर्फ बंटवारा बोलें या फिर इसको जनसंहार बोलें, इसको पार्टीशन बोलें या फिर इसको हॉलोकॉस्ट बोलें। ये एक सवाल जो है बहुत ज्यादा कॉमन उठता है, क्योंकि जिस लेवल पर लोगों की मारकाट हुई और जिस लेवल पर लोगों की हत्याएं हुई हैं, उसके बेसिस पर जो है कई सारे हिस्टोरियंस इसको सिर्फ बंटवारा बोलने को तैयार नहीं है, वो लोग इसको कई बार हॉलोकॉस्ट भी बोलते हैं। अब ये हॉलोकॉस्ट क्या चीज होती है, उसके बारे में अपन लोग अभी थोड़ा सा बातचीत करेंगे। हुआ ये था कि पार्टीशन जो हुआ, आपका पार्टीशन की जो वायलेंस हुई, इसमें लाखों लोग मारे गए, हजारों या फिर इतनी बहुत बड़ी संख्या में जो है महिलाओं के साथ में बेअदबी की गई, बहुत इस तरीके की एक्टिविटीज हुई जिसके बारे में बात नहीं की जा सकती, उनका एब्डक्शन वगैरह हुआ और काफी सारी चीजें। तो बहुत बड़े लेवल पर वुमेन्स के साथ में वायलेंस वगैरह हुआ। मिलियंस ऑफ लोग जो थे उनको एक जगह से उठा के दूसरी जगह आपका भेजा गया और वो रेफ्यूजी बन गए। पाकिस्तान से जो लोग हिंदुस्तान में आए, आउट ऑफ नोवेयर अब लाखों की तादाद में लोग आते चले जा रहे हैं और उनको दिल्ली में और इधर उधर बसाया जा रहा है। यहां से जो लोग गए वो भी अच्छी खासी संख्या में गए और उनको सिंध और बाकी सारे इलाकों में जो है बसाया गया। या फिर उस वक्त तो आपका जो बांग्लादेश का इलाका है वो ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, तो वहां बंगाल से फिर जो है माइग्रेशन हुआ दोनों तरफ में। आपके बांग्लादेश वाला जो हिस्सा है जो उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान होता था, वहां से आपके पश्चिम बंगाल का जो इलाका है और बाकी जो इधर उधर के पोर्शन है उसमें लोग आए, और पश्चिम बंगाल और बाकी नॉर्थ ईस्ट के वो इलाके जहां से ये लोग, फिर उस वक्त ईस्ट बंगाल जो हुआ करता था, बिहार वगैरह के इलाका, यहां से भी काफी लोग उस तरफ गए थे। तो बहुत बड़े लेवल पर जो है आपको रिफ्यूजीज वगैरह जो हैं एक से दूसरी जगह जाते हुए दिखे। आपके सदियों से जो आपके पुरखे जहां रह रहे थे उन जमीनों से आपको उखाड़ दिया गया और दूसरी जगह आपको भेज दिया गया। तो ये सारी चीजें आपकी हुई। इसका नुकसान ये हुआ कि लोगों के अपने जो लोकल कल्चर्स होते थे, जहां पे वो रहे हैं, पढ़े हैं, जो जगह और जो जमीन उनके स्वभाव में, उनके खून में रची बसी है, उनको उस लोकल कल्चर से जो है आप कह सकते हैं कि आपको दूर कर दिया गया। उनके जो होमलैंड्स वगैरह थे, जिसको क्योंकि आप अल्टीमेटली उसी चीज को आप घर मानते हो जहां आप पले बड़े हो, जहां पे आपकी बचपन बीता है। एक आप लोगों ने भी अभी आपकी जैसे अगर जो 11th 12th में, वो बच्चों की तो खैर उम्र कम है, मगर जैसे जैसे बढ़ते जाते हो आप तो समझते हो इस बात को, 20 30 40 के होने के बाद में
आदमी का मन वहीं पे लगा रहता है या वहीं पे घूमता रहता है जहां पे बचपन कटा था, वो चाहे कहीं पे भी चला जाए। तो एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है, वो आपकी होमलैंड हो जाती है, चाहे वो कैसी भी हो, कुछ भी हो, आपका एक अलग तरीके का जो प्यार है, वात्सल्य है उस जगह के लिए होता है जहां पे बचपन बीता है, जहां पे आप बड़े हुए हो। तो एक तो आपके लोकल कल्चर से आपको अलग कर दिया गया, दूसरा आपकी जो होमलैंड वगैरह थे वहां से आपको हटा दिया गया, और आपको अपनी जिंदगी जो है एकदम स्क्रैच से शुरू करना पड़ी, एकदम एक नई जगह पर आके। ये सारी चीजें जो है आपको पार्टीशन में देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है जी। अब फिर यहीं से सवाल उठता है कि जब इतनी सारी चीजें हुई हैं, एक तो ये होता है कि दो लोगों में बन नहीं रही, आप अलग अलग हो गए, घरों में भी हो जाता है कई बार, और एक जगह फिर वही बात हुई कि चलो आपको ऐसा लगा आपके देश के लीडर्स वगैरह को कि यहाँ पे कुछ लोगों में बनेगी नहीं, तो अपन लोग अलग अलग हो जाते हैं। अब अलग अलग होने के नाम पर फिर इतनी भयानक हिंसा और इस तरीके की चीजें तो नहीं होनी चाहिए थी। तो यहां से फिर यह सवाल उठता है कि क्या यह सिंपली एक पार्टीशन था, क्या यह सिर्फ एक देश का बंटवारा था। बट इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि क्या सिर्फ ये कि कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट था जिसमें यह डिसाइड किया गया कि भाई ये जो देश है हमारा, ये जो जमीन है, इसके दो हिस्से होंगे, इस पे जो रिसोर्सेज वगैरह हैं इसके दो हिस्से होंगे, और तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, ये अपन लोगों ने डिसाइड कर लिया। अब तुम अपनी जिंदगी जियो, तुम हम अपनी जिंदगी जिएंगे। क्या ये सिर्फ इतनी सी बात थी, या फिर इसको हम लोग 16 महीनों तक चला एक लंबा सिविल वॉर मान सकते हैं। सिविल वॉर का मतलब क्या, जिसमें सिविलियंस जो है हथियार उठा ले और एक दूसरे के खिलाफ आपका वायलेंस वगैरह करने लगे, जो आपको देखने के लिए मिला था इस पूरे के पूरे टाइम पीरियड में। 16 महीनों तक एक जमकर जो है यहां पर इस तरीके की एक्टिविटीज हुई थी। तो फिर यह सवाल उठना लाजिम है, इतने बड़े लेवल पर जब इस तरीके की अमानवीय घटनाएं हुई हैं, लाखों लोगों की जिंदगियां इस तरीके से अगर तबाह की गई हैं, हजारों की तादाद में आपके परिवार अगर बर्बाद हो गए, तो ये सवाल तो उठेगा कि क्या ये सिंपली एक पार्टीशन था या फिर ये कि 16 महीने लंबा चला एक सिविल वॉर था। और इसको सिविल वॉर कहने की भी वजह यह है कि जो दोनों पक्ष थे उनके पास में लड़ने के लिए अपनी वेल ऑर्गेनाइज फोर्सेस थी। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इन लोगों ने फौजें बना ली थी और इनके पास हथियार थे और टैंक थे और फाइटर जेट्स थे, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं, मगर दोनों पक्ष या दोनों कम्युनिटीज जो लड़ाई झगड़े कर रही थी, इनमें दोनों के पास में लड़ने के लिए अपने लोग थे। अब उनके पास हथियार, तलवार, उनके पास में तलवार, लठ या जो कुछ भी चीजें हो, मगर उनके पास में ऑर्गेनाइज फोर्सेस थी जिसका इस्तेमाल कर कर वो दूसरे पक्ष के ऊपर जो है प्रतिकार करते थे, हमला करते थे, और उसकी मदद से जो है उनको तकलीफ और परेशानियां पहुंचाने की कोशिश करते थे। दोनों तरफ से ये कोशिशें की गई कि दूसरी तरफ की जो पॉपुलेशन है उसको दुश्मन मान के वाइप आउट कर दिया जाए, बड़े लेवल पर उनका नरसंहार किया जाए। तो ये सारी चीजें होने के बाद में ये सवाल उठना लाजिम है कि क्या सिर्फ ये छोटा सा ये सिर्फ एक पार्टीशन था जिसमें अपन लोगों ने एक पेपर पे लिख लिया कि ये तुम्हारा, ये हमारा, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, या इतनी सी बात थी या चीज उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। साफ समझ में आ रहा है ये सिर्फ एक सिंपल सा पार्टीशन तो नहीं कहा जा सकता, इसको ये पार्टीशन से कुछ ज्यादा था। क्या था उसके बारे में भी बात करेंगे, मगर ये पार्टीशन से तो कुछ ज्यादा था। क्या था वो देखा जाएगा, मगर एक सिंपल सा कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट तो नहीं था जिसके तहत हम लोगों ने ये बोल दिया कि बस आज से अपना अलग अलग हो गया, तुम अपना जियो हम अपना जिएंगे। ये नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर ये नाटक नहीं होता, या फिर आपको ये सारी चीजें देखने को नहीं मिलती जो देखने को मिल रही हैं। ये 16 महीने तक लंबी लड़ाई फिर किस नाम पर चली थी, सिविल वॉर जो हो गया था, या एक तरीके का सिविल वॉर जो हो गया था, ये क्यों हुआ था। अब अपन लोगों ने प्रीवियस जो क्लासेस रही हैं अपनी, जो इसके पहले की जो क्लासेस वगैरह हैं, उन क्लासेस वगैरह में अपन लोगों ने जर्मन हॉलोकॉस्ट के बारे में पढ़ा है, जो नाजीज के द्वारा किया गया था। जो यहूदी थे उनका जो हॉलोकॉस्ट किया गया था नाजियों के द्वारा जर्मनी में, अपन ने उसके बारे में पढ़ा है। कई सारे अब आपके जो हिस्टोरियंस वगैरह हैं वो ये बोलते हैं कि ये जो पूरा का पूरा आपका पार्टीशन वगैरह हुआ था हिंदुस्तान का, इसके पहले जो घटनाएं हो रही थी, जस्ट पहले की बात की जा रही है, इसके जब ये पार्टीशन हुआ तब जो नाटक हो गया, और उसके बाद में कुछ वक्त तक जो हरकतें या जो घटनाएं वगैरह चलती रही हैं, इसको कई सारे उस वक्त के जो कंटेम्प्रेरी ऑब्जर्वर थे उन लोगों ने इसके लिए भी जो शब्द इस्तेमाल किया है वो हॉलोकॉस्ट किया है। जर्मन हॉलोकॉस्ट क्यों बोला गया है, क्योंकि नाजियों ने अपना नस्लीय श्रेष्ठता के भाव में लगभग 6 मिलियन या फिर 60 लाख के करीब यहूदियों को कंसंट्रेशन चैम्बर्स में मार दिया, और जो बचे थे उनकी हालत खराब कर दी। वो बेसिकली यहूदियों की नस्ल को वाइप आउट करने में लगे हुए थे, और वो उसके पीछे का जो भी अपनी नस्लीय श्रेष्ठता का भाव था या जो सारी चीजें भी थी, मगर अल्टीमेटली उसको हॉलोकॉस्ट बोला गया। हिंदुस्तान में जिस लेवल पर नाटक हुआ था उस लेवल पर कई सारे कंटेम्प्रेरी लोगों ने इसको भी जो है हॉलोकॉस्ट नाम नाम दिया, या फिर उन लोगों ने इसको भी जो है हॉलोकॉस्ट बोला। वजह क्या थी, जिस लेवल पर स्लॉटर हुआ था, जिस लेवल पर डिस्ट्रक्शन हुआ था, वो किसी भी तरीके से कम नहीं था, वो बहुत मास स्केल पर हुआ था। यहां 2-4 लोगों की मृत्यु की बात या 2-4 हजार लोगों की मृत्यु की बात नहीं की जा रही है। आगे पढ़ेंगे हम लोग कि उस वक्त की न्यूज़पेपर हेडिंग्स में तो ये आ रहा था कि 7-7 दिन में 6-6 लाख मर्डर हो रहे हैं इस देश में, पूरे के पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं। तो जब इतने बड़े लेवल पर नाटक हो रहा है, इतने मास स्केल पर अगर वायलेंस हो रहा है, तो फिर इसको कई लोगों का, अब हमको ये जो कई लोग जो हैं इसको हॉलोकॉस्ट बोल रहे हैं, वो कहना भी गलत नहीं लगेगा। मगर फिर एक सवाल उठेगा कि क्या इसको सच में हॉलोकॉस्ट कहा जा सकता है, या सिविल वॉर बोला जाए, या कुछ और बोला जाए। वजह यह है कि हॉलोकॉस्ट और इसमें कुछ फर्क है।
ये क्या सवाल बहुत उठता है कि क्या ये पूरी तरीके से सच है या सही है अगर हम लोग इसको, इस पार्टीशन को हॉलोकॉस्ट बोलें। क्या हमें इसको हॉलोकॉस्ट बोलना चाहिए, क्या हमें इसे हॉलोकॉस्ट बोला जा सकता है? ये एक सवाल जो है बड़ा लाजिम है, ये उठना भी चाहिए। इसकी वजह यह है क्योंकि हॉलोकॉस्ट और पार्टीशन में कुछ समानताएं हैं, मगर हॉलोकॉस्ट और पार्टीशन में बहुत सी असमानताएं भी हैं। पहली तो असमानता यह है कि जो पार्टीशन के बाद की घटनाएं हुई थी और जो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर वायलेंस हुआ है वो स्टेट के द्वारा नहीं किया गया था, वो सरकार के द्वारा नहीं किया गया था। जर्मनी में तो नाजियों ने जो नाटक किया था वो सरकार की मदद से किया था। हिटलर खुद आके गैस चैम्बर में यहूदियों के साथ में क्या हो रहा था कई जगहों पर खड़ा होकर देखता था और सारी चीजें थी, मगर इस तरीके की एक्टिविटीज वगैरह भारत सरकार ने या अंग्रेज हुकूमत ने नहीं करी थी। मतलब ये नहीं बोला था अपने सिपाहियों से कि तुम हथियार उठाओ और फलाने के खिलाफ जो है चढ़ दौड़ो और इनको गोलियां मारो और इसको ये कर दो वो कर दो। सरकार ने किसी एक पर्टिकुलर पक्ष का पक्ष लेते हुए या किसी एक पर्टिकुलर साइड का पक्ष लेते हुए ये नाटक नहीं किया था कि अपन दूसरे पक्ष के साथ जो है बेरहमी से पेश आएंगे, जिस तरीके की हरकतें जर्मनी में हुई थी। एथनिक क्लेंजिंग जो हुई है, जो बड़े लेवल पर आपका नरसंहार हुए हैं, जहां पर भी आपको पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने के लिए मिले थे पार्टीशन के वक्त में, वो जितने भी नरसंहार वगैरह हुए हैं वो आपकी जो कम्युनिटीज हैं उनके सेल्फ स्टाइल आपके रिप्रेजेंटेटिव्स ने करे थे। यानी कि जो रिलीजियस कम्युनिटीज थी उनके लोगों ने, कुछ लोगों ने बोल दिया कि हम ही जो है इस कम्युनिटी के सर्वे सर्वा हैं और सब हम ही भला करेंगे, ये करेंगे, और उसके बाद उन्होंने अपने फिर लोगों को इकट्ठा किया और उसकी मदद से जो है वायलेंस वगैरह किया गया था। इसमें स्टेट एजेंसीज जो है, सरकार का कोई अपना हाथ नहीं था। इसलिए इसको हम लोग ये भी नहीं कह सकते कि ये पूरी तरीके से आप हॉलोकॉस्ट है या इस तरीके से। इसको ऑब्वियस ही बात है, इसको एक सिंपल सा पार्टीशन नहीं बोला जा सकता, ये उससे बहुत ज्यादा है। सिविल वॉर की कैटेगरी में इसको रखा जा सकता है मगर इसको हॉलोकॉस्ट नहीं कहा जा सकता। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, इसको अपने को ध्यान रखना है। वजह क्या है? पहली चीज तो ये कि सरकार इन्वॉल्व नहीं थी। सरकार ने जो है, जो नाजियों ने हरकतें करी थी उसमें सरकार इन्वॉल्व थी, मगर यहां पर जो एक्टिविटीज वगैरह हो रही है उसमें सरकार इन्वॉल्व नहीं है। उसमें कौन लोग लगे हुए हैं? वो अपने जो रिलीजियस कम्युनिटीज के लोग हैं उन्होंने अपने कंधों पर सारी जिम्मेदारियां ले ली, लोगों को इकट्ठा किया और वो एक दूसरे को मारते काटते फिर रहे थे। इसमें सरकार जो है कहीं से कहीं तक रोल में नहीं आती थी, इसलिए इसको हॉलोकॉस्ट नहीं कहा जा सकता। जर्मनी में सरकार ये सारे काम करवा रही थी। चलें आगे बढ़ते हैं। अब जो ये सवाल हम लोगों ने थोड़ी देर पहले अपने आप से पूछा था कि वाई एंड हाउ डिड पार्टीशन हैपेंड, इस पर्टिकुलर सवाल का जवाब हम लोग तलाशने की कोशिश करेंगे। ये जो वाई है और ये जो हाउ है, ये हमको काफ़ी अच्छे से जो है इस पार्टीशन की हैपनिंग या फिर पार्टीशन के पूरे फेनोमेनन को एक्सप्लेन करेगा और समझने में मदद करेगा। तो कई सारे हिस्टोरियंस ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना ने जो टू नेशन थ्योरी दी थी, जिसके बेसिस पर पूरा का पूरा जो है पार्टीशन की डिमांड की गई थी मुस्लिम लीग के द्वारा, ये जो टू नेशन की थ्योरी है इसका लॉजिक जो है वो मिडीवियल हिस्ट्री में जाता है। इसके पीछे का जो तर्क है या इसका जो आधार है, इसका जो प्रोजेक्शंस वगैरह हैं, वो एकदम मिडीवियल हिस्ट्री में या जो मध्यकाल का इतिहास रहा है, अभी जो भारत का अभी आपका 1000-1200 साल का जो इतिहास गया है, इस पर्टिकुलर हिस्ट्री में अगर आप जब खंगालने की कोशिश करोगे तो वहां से मोहम्मद अली जिन्ना जो था ये टू नेशन थ्योरी का तर्क निकाल कर लाया था, जिसके बेसिस पर इसने पार्टीशन की डिमांड की थी। सबसे पहला सवाल तो ये कि टू नेशन थ्योरी होती क्या है। टू नेशन थ्योरी के तहत मोहम्मद अली जिन्ना ने यह बोला था कि हिंदू और मुसलमान जो हैं, जो आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले जो हिंदू और मुसलमान हैं, ये दो अलग अलग कौम हैं या फिर ये दो अलग अलग देश हैं या ये अलग अलग नेशंस हैं और ये एक दूसरे के साथ में नहीं रह सकते। इसके पीछे का लॉजिक वो ये देता था कि इन दोनों की जो पूजा पद्धति हैं वो पूरी तरीके से अलग हैं और एक दूसरे के साथ में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। एक का जो रहन सहन है वो दूसरे के खिलाफ जाता है और जो दूसरे का रहन सहन है वो पहले के खिलाफ जाता है। नतीजा ये होगा कि इनके बीच में कन्फ्लिक्ट होगा और इस कन्फ्लिक्ट के चलते अब कभी यहाँ पे सुकून से रहा नहीं जा सकता, तो फिर यहाँ हमको जो है पार्टीशन करवा लेना चाहिए। ये पर्टिकुलर लॉजिक जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया अपनी टू नेशन थ्योरी में और इस टू नेशन थ्योरी के बेसिस पर फिर उसने जो है पार्टीशन की डिमांड रखी थी। अब कई सारे हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि जो टू नेशन थ्योरी का लॉजिक जो है ये जाता है मिडीवियल हिस्ट्री में। अगर आप पूरे मध्यकाल के इतिहास और उसमें जो आपके भारत में जिस तरीके के कन्फ्लिक्ट वगैरह रहे हैं, जिन्ना वहां से जो है या जिन्ना के साथ के जो भी लोग थे ये लोग वहां से उठाकर ये लॉजिक निकाल कर लाए थे। इनका कहना यह है कि जो, और मैं अभी इनसे मेरा मतलब मैं इतिहासकारों की बात कर रहा हूं, जिन्ना की बात नहीं कर रहा, मैं इतिहासकारों की बात कर रहा हूं जिन्होंने ये लॉजिक दिया था। तो इनका आगे कहना यह है कि ये जो इवेंट हुए थे 1947 में, ये पूरा जो आपका मध्यकाल रहा है और इनफैक्ट जो मॉडर्न टाइम्स में भी हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट लगातार होते चले आ रहे हैं, ये उससे रिलेटेड है।
यानी कि आपका जो आपका जब इस तरह से कह सकते हैं कि जब पूरा मिडिल एजेस वगैरह रही थी, उसमें जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे, जो यहाँ पर वॉर्स वगैरह चल रहे थे, एक तो आपने उसमें जो है रिलीजन डाल के ये बोला कि ये जो कन्फ्लिक्ट्स वगैरह हैं ये हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट थे, तो एक तो वो वजह थी, पूरा जो मिडिवल टाइम पीरियड में हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट हुए, एक तो वो हो गए। दूसरा ये कि मॉडर्न टाइम्स यानी कि अंग्रेजों के आने के बाद में भी 1700 आपका 1800 या 1750 1800 1900 में भी ये जो शुरुआत के 20-30-40 साल गए हैं, इसमें जो सारे कन्फ्लिक्ट वगैरह हो रहे हैं, तो एक तो इन्होंने ये कर दिया कि सारे के सारे कन्फ्लिक्ट्स को एक रंग एक ब्रश से पेंट कर दिया कि हर कन्फ्लिक्ट के पीछे की वजह बस ये आपका रिलीजन ही था और हर कन्फ्लिक्ट जो है वो हिंदू मुसलमान पर ला दिया। तो इनका एक तो कहना यह था कि 1947 में जितनी भी घटनाएं हुई हैं वो सब की सब आपके मिडिवियल टाइम पीरियड में और जो मॉडर्न टाइम पीरियड में जितने भी आपके हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट हुए हैं उसी से रिलेटेड है। मगर ये जो थ्योरी दी गई थी आपकी, ये सारी की सारी जो थ्योरी दी गई थी आपकी टू नेशन थ्योरी, जो जिन्ना ने ये बोला था कि आपके ये क्योंकि मिडिवल टाइम पीरियड की बात कर लो या मॉडर्न टाइम पीरियड की बात कर लो, क्योंकि यहाँ पे सिवाय लड़ाई झगड़ों के और कुछ हो ही नहीं रहा, लगातार कन्फ्लिक्ट ही कन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, इसलिए अपन लोगों को जो है अलग हो जाना चाहिए। और क्योंकि अपन लोग दो अलग अलग कौम है, दो अलग अलग नेशन है, अपन साथ में नहीं रह सकते। इस तरीके का जो लॉजिक जो है जिन्ना ने दिया था, इसके साथ में थोड़ी सी गलती है। इतिहासकार ये कहते हैं कि नो डाउट इसने जो है इसको आपका पूरा मिडिवल हिस्ट्री के पूरे लड़ाई झगड़ों से जोड़ लिया, सारी चीजें, मगर इसका जो है टू नेशन की थ्योरी है जिसके बेसिस पर इसने पूरा का पूरा देश बंटवा दिया, उसमें बहुत बड़ा फ्लॉ है, उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि इसने ये तो रिकॉग्नाइज किया कि पूरा जो इतिहास रहा है अपना 1000-1500 सालों, अभी 1000-1200 सालों का जो भी इतिहास गया है, सन 1100 के बाद से आप मान लो, या पहला जो हमला हुआ था सिंध के ऊपर राजा दाहिर के ऊपर मोहम्मद बिन कासिम का, वहां से भी अगर आप गिन लोगे तो इसने सिर्फ जो है एक चीज के ऊपर फोकस किया है, लड़ाई झगड़े या फिर कन्फ्लिक्ट। इसने ये नहीं देखा कि साथ में फिर जैसे जैसे जो दो कम्युनिटीज वगैरह थी वो एक दूसरे के साथ में कोएग्जिस्ट कर रही थी। लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं और कई बार भयानक लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी जमीन के हिस्सों के लिए लोगों के यहां मर्डर्स तक हो जाते हैं, वो सब बातें हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं, इंसान जहां पे रहेगा वहां पे कन्फ्लिक्ट होगा। तो इसने जो किया है जिन्ना ने, वो ये था कि इसने सिर्फ वो सारे कन्फ्लिक्ट्स वगैरह को उठा लिया, इस आदमी ने सिर्फ सारे कन्फ्लिक्ट्स वगैरह को उठा लिया और उसके बेसिस पर जो है इसने इतना बड़ा जो है ये बात कह दी। मगर इसने उस बात को इग्नोर कर दिया कि इन 1000 सालों के इतिहास में समाज में कोएग्जिस्टेंस भी आपको देखने को मिल रहा था। एक लंबी हिस्ट्री आपका हिंदुस्तान में बन गई थी जिसमें जो दोनों आपकी मेजर आपकी कम्युनिटीज वगैरह थी उनमें आपस में कई बार शेयरिंग भी हो रही थी और म्यूचुअल कल्चरल एक्सचेंज भी हो रहा था। 1857 की क्रांति की बात कर लेते हैं जिसमें आपको हिंदू मुस्लिम यूनिटी बड़े लेवल पर देखने के लिए मिली थी, तो ये काफी सारी चीजें वगैरह हो रही थी। तो इसने बाकी सारी चीजों को जो है नेग्लेक्ट कर दिया, इसने बस एक चीज पकड़ ली, वो थी कन्फ्लिक्ट। अब परेशानी की बात और है इसमें कि कन्फ्लिक्ट की भी अगर आप बात करते हो तो मध्यकाल की दुनिया और आज की दुनिया ऑल टुगेदर अलग थी। उस वक्त आपके पास में इंडस्ट्री तो होती नहीं थी, फैक्ट्रियां लगी नहीं थी, जॉब होती नहीं थी, लूटमार एक बहुत मेजर जरिया था जिसके तहत आप अपने आप को सस्टेन करते थे। अब मिडिल ईस्ट से जो आदमी आ रहा है, क्योंकि वहां पे रेगिस्तान के अलावा कुछ है नहीं, खाने पीने के जरिए नहीं है, बाकी सारी चीजें नहीं है। हिंदुस्तान क्योंकि हरा भरा है, यहाँ पे 50 तरीके की चीजें, तो लूटने मारने आएगा। अब कोई आदमी अगर लूट मार करने के लिए आ रहा है, उसका क्योंकि रिलीजन देखकर आप और यहाँ पर आएगा और यहाँ पे लड़ाई झगड़े करेगा। अब उसका एक रिलीजन और यहाँ पे रहने वालों का दूसरा रिलीजन है। अब आपने बोल दिया कि ये हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट है, ये बात सच नहीं है। वजह यह है क्योंकि वो लुटेरा है अल्टीमेटली, वो अगर किसी दूसरे रिलीजन का भी होता, वो बौद्ध भी होता है, या वो आपका अगर लेट से आपका एक ही रिलीजन के भी लोग होते तो भी लड़ाई झगड़े तो होने ही थे, क्योंकि मिडिवल हिस्ट्री में खाने कमा या मिडिवल टाइम पीरियड में खाने कमाने के ज्यादा जरिए होते नहीं थे। लूट मार एक बहुत मेजर जरिया हुआ करता था जिसके तहत लोग बाग अपने आप को सस्टेन करते थे। कई के कई कबीले जो हैं उनका पेशा यही हुआ करता था कि वो बाकायदा लूट मार करते थे, उसके बाद इकट्ठा कर लेते थे, वो कुछ समय उसमें अपना गुजारा करते थे, फिर उसके बाद में जब खत्म होने लगता था तो फिर लूट मार करते थे और ये चलता था। और ये बात हिंदुस्तान के ऊपर ही लागू नहीं होती है, पूरी दुनिया में उस वक्त यही कहानी चल रही थी। जिसके पास जोर थी, जिसके पास दम था, वो दूसरे पर जाके हमला करता था और सब्जुकेट करता था ताकि वो अपने आप को सस्टेन कर सके। तो ये एक्टिविटी हुए जा रही थी। अब इसने क्या किया, इस चीज को पूरा सिर्फ उसने रिलीजन के बेसिस पर देख लिया। एक तो ये गलती इसने यहां पे करी है जो टू नेशन थ्योरी है उसमें। दूसरी चीज जो की गई है वो ये है, पूरा का पूरा जो इतिहास फिर रहा जिसमें कोएग्जिस्टेंस और आपका कॉमन हिस्ट्री और कल्चरल शेयरिंग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, भाईचारा, ब्रदरहुड की बात है, उस टोटल इग्नोर कर दिया। तो इसके बेसिस पर इसकी जो टू नेशन थ्योरी है इसमें फ्लॉज हैं जिसके बेसिस पर आपका देश बट गया। उस पर्टिकुलर लॉजिक या उस आधार में ही जो है गड़बड़ है। हिस्टोरियंस इस बात को भी जो है आगे कहते हैं। साथ ही साथ फिर वही बात जो मैं आपको बता रहा था कि इसने मध्यकाल से लेकर अभी तक का जो टाइम पीरियड है
उसमें समाज में जिस तरीके के बदलाव आए, लोगों का जो सोचने का तरीका था वो जिस तरीके से बदला है, उसने उस बात को भी जो है ध्यान में नहीं लिया। इसने उस बात को भी कंसिडरेशन में नहीं लिया कि वक्त और परिस्थितियों के अनुसार, सर्कमस्टांसेस जिस तरह से बदलते हैं उसके अनुसार लोगों की जो सोच है उसमें भी बदलाव आपको देखने के लिए मिलता है। जो लोगों का थॉट प्रोसेस है उसमें भी आपको चेंजेस वगैरह देखने के लिए मिलते हैं। एक आदमी जो सन 1400 या 1500 में जी रहा था, हम सबके पुरखे कभी ना कभी तो रहे होंगे 1400 या 1500 में, अब सन 1200, 1300, 1400, 1500 में हमारे जो पूर्वज थे, जो जिस तरह से सोचते थे, आज की तारीख में 2022 में खड़े होकर हम लोग उस तरह से नहीं सोचते। आज से 100-150 साल बाद हमारे जो वंशज होंगे वो उस तरीके से नहीं सोचेंगे जिस तरह से हम सोच रहे हैं। इन बेवकूफों ने ये बेवकूफी करी थी, वो ये था कि इन लोगों ने ये बोला कि नहीं, आपका 1300, 1400 से लेकर आपका 1947 तक जो है लोगों की सोच वही है, परिस्थितियां नहीं बदली, सर्कमस्टांसेस नहीं बदले, तो लोग जब उस जमाने में जिस तरह से सोचा करते थे आज भी वैसे ही सोच रहे हैं, और क्योंकि रिलीजन डिफरेंट है इसलिए हम साथ नहीं रह सकते, इसलिए हमको आप अलग अलग कर दीजिए। इस तरीके के लॉजिक जो है ये लेकर आया और उसके बेसिस पे आपने टू नेशन थ्योरी बनाई। मगर उसमें जो कमियां थी वो अपन ने यहां पर देख ली। एक तो ये वाला नाटक था, दूसरा इसने ये नहीं समझा कि वक्त के साथ में समाज, परिस्थितियां और इंसान की सोच बदलती है, एक जैसी सोच कभी नहीं रहती। तो इन दो फैक्टर्स के बेसिस पर अब हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि इसने जो अपनी टू नेशन थ्योरी जो इस लॉजिक के ऊपर बसाई थी, जो मध्यकाल के इतिहास और उसमें हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर जाती थी, उसके बेसिस पर जो इसने पार्टीशन मांगा था, उस पूरी की पूरी थ्योरी में ये दो बड़े बड़े फैक्टर्स थे जिसके बेसिस पर ये थ्योरी गलत है। हालांकि पार्टीशन हुआ है, नो डाउट अबाउट दैट, मगर ये थ्योरी या जो आधार या वो लॉजिक जिसके बेसिस पर पार्टीशन मांगा गया है वो सही लॉजिक नहीं है। चलें आगे बढ़ते हैं। कुछ स्कॉलर्स अपना ऐसे भी कहते हैं कि जो पूरा का पूरा पार्टीशन हुआ था ये नतीजा था उस कम्युनल पॉलिटिक्स का जो सन 1900 के शुरुआती दशक से जो है बनना या डेवलप होना शुरू हो गई थी। यानी कि अभी तक जो हम लोगों ने बातचीत करी उसमें कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जिन्ना ने जिस पर्टिकुलर थ्योरी के बेसिस पर, जिसको टू नेशन थ्योरी बोला जाता है, उसके बेसिस पर जो पार्टीशन मांगा था उसके बारे में अपन ने बातचीत कर ली और उसके जो फ्लॉज वगैरह हैं वो देख लिए। सवाल ये उठता है कि जिन्ना की इतनी हिम्मत कैसे पड़ गई कि इस तरीके की वाहियात थ्योरी को लाकर उसने आपका पार्टीशन या देश के विभाजन की बात रख दी। तो कई लोग ये बोलते हैं कि पार्टीशन बेसिकली जो है वो एक रिजल्ट है उस सारी की सारी, या वो नतीजा है उस सारी की सारी कम्युनल पॉलिटिक्स का जो सन 1900 के शुरुआती दशक से हिंदुस्तान में डेवलप होना शुरू हुई थी। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत करते हैं। 1909 में अंग्रेजों ने मुस्लिम्स जो थे उनके लिए सेपरेट इलेक्टरेट्स की घोषणा करी और बाद में 1919 में सेपरेट इलेक्टरेट्स को बढ़ा दिया। हालांकि मैं पहले भी बता चुका हूं सेपरेट इलेक्टरेट्स क्या होते हैं, बट यहां पे फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए होता क्या है, जैसे आज की तारीख में अपने देश में इलेक्शंस होते हैं। अब अगर अपन किसी राज्य की बात कर लें तो किसी राज्य का इलेक्शन होना है तो पूरे के पूरे राज्य को विधानसभा की कंस्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है। फिर हर एक कंस्टिट्यूएंसी में आप अपना जो भी व्यक्ति वहां पे इलेक्शन के लिए, विधायक के इलेक्शन के लिए खड़ा होना चाहता है, वो अपना नॉमिनेशन भरता है। जितने लोग खड़े होते हैं फिर उनको चुनाव प्रचार का मौका मिलता है, फिर वहां पे वोटिंग होती है। वोटिंग जो भी व्यक्ति 18 साल का या उससे ज्यादा ऊपर है और वहां की वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, रिलीजन, वो वहां पे वोट करेगा और उसकी फिर वोट वगैरह से जो है बंदा चुनकर आएगा। जो भी बंदा जो है आपका सबसे ज्यादा वोट जिसको मिलेंगे वो चुनकर आएगा। सेपरेट इलेक्टोरेट में ये होता है कि अगर आपने, या फिर ये सेपरेट इलेक्टोरेट में ये होता था कि अगर आपने ये बोल दिया कि कोई एक पर्टिकुलर जगह जो है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का सेपरेट इलेक्टोरेट है, इसका मतलब यह है कि उस इलाके में या वो जो कंस्टिट्यूएंसी है वहां पर सिर्फ एक आपका उसी रिलीजन का बंदा खड़ा हो सकता है वोट आपका इलेक्शन में, और सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोग जिसके रिलीजन का वो सेपरेट इलेक्टोरेट डिक्लेयर किया गया, सिर्फ उसी कम्युनिटी के लोग वहां पर वोटिंग कर सकते हैं। मतलब ये कि जब उन्होंने 1909 में कुछ इलाकों को सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया, मतलब ये कि आपने ये बोला कि ये फलाना जो कंस्टिट्यूएंसी है या ये जो है आपका मुस्लिम्स का सेपरेट इलेक्टोरेट है, मतलब ये कि उस इलाके में सिर्फ आपका कोई मुस्लिम ही जो है वो वहां पे खड़ा हो सकता है इलेक्शन में, और वहां के जो मुस्लिम्स हैं जो वोट डालने का अधिकार रखते हैं सिर्फ वही जो है वोटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा वहां की रहने वाली दूसरी कम्युनिटी के लोग ना वहां पे खड़े हो सकते हैं इलेक्शन के लिए, ना वो वहां पे वोट डाल सकते हैं। ये सेपरेट इलेक्टोरेट का कंसेप्ट है। यही बात किसी दूसरे रिलीजन के लिए होती कि आपने किसी दूसरे रिलीजन का सेपरेट इलेक्टोरेट डिक्लेयर कर दिया तो उसके ऊपर भी यही बात लागू होती, किसी और के लिए कर दिया तो उसके ऊपर भी यही बात लागू होती। तो ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे मुस्लिम्स के लिए 1909 में लाए गए थे और इनको 1919 में जो है एक्सपैंड किया गया था, इनका 1919 में एक्सपेंशन किया गया था। अब जब ये सेपरेट इलेक्टोरेट लाए गए और फिर जब इनको बढ़ावा दिया गया तो इसके चक्कर में हुआ ये कि कम्युनल पॉलिटिक्स बहुत बड़े लेवल पर जो है फिर बढ़ने लगा। इसने बहुत क्रूशियली जो है आगे भारत में जिस तरीके की आप कह सकते हैं सांप्रदायिक राजनीति हुई है, जो कम्युनल पॉलिटिक्स हुआ उसके ऊपर बहुत बड़ा जो है रोल अदा किया था, बहुत बड़ा जो है इसने योगदान डाला था। इसके चक्कर में हुआ यह कि पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस
वगैरह जो थे, जो इस पूरे के पूरे सिस्टम में काम कर रहे थे, उन्होंने सेक्टेरियन स्लोगन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सेक्टेरियन स्लोगन्स का मतलब ये होता है अपना जो सेक्ट है या फिर अपने जो कम्युनिटी के लोग हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए अपन लोग जो है काम कर रहे हैं। तो आपने इस तरीके के जो है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या रिलीजन से रिलेटेड जो आपके नारे वगैरह हैं उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और उसकी मदद से उन्होंने जो है फॉलोइंग वगैरह गेन करना शुरू करी। धर्म का इस्तेमाल, रिलीजन का इस्तेमाल करके, मजहब का इस्तेमाल कर आपने जो है अपने लोगों को जो है उनमें सांप्रदायिकता भरना शुरू करी और उनको अपने सपोर्ट में लाना शुरू किया। मतलब यह कि तुम्हारे लिए मैं कुछ रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम करूं ना करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे रिलीजन के हो, मैं तुम्हारे रिलीजन का हूं, तो मुझे सपोर्ट करो। और इस तरीके के जो है ब्रेन वॉशिंग कर करके आपने सेक्टेरियन नारे मार मार के लोगों को अपने साथ में खड़ा किया। और दूसरी चीज ये कि जो भी अगर आपने फेवर वगैरह देने हैं तो वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लोगों को देने हैं, यानी कि अगर आपने कोई काम करना भी है तो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लोगों के लिए करना है, दूसरी कम्युनिटी के लोगों के लिए नहीं करना। वजह यह है कि अगर एक इलाके को सेपरेट इलेक्टोरेट डिक्लेयर किया गया, मतलब यह कि दूसरी कम्युनिटी वाले वहां पे ना वोट डाल सकते हैं, ना वहां पे वो कुछ और कर सकते हैं। तो आप उनके लिए कुछ काम करो ना करो एक बराबर है, कोई फर्क तो पड़ता नहीं है इस बात से, क्योंकि आपकी वोट आपको अल्टीमेटली चुनकर अपनी कम्युनिटी के वोटों से आना है, जो भी कम्युनिटी है जिसके का सेपरेट इलेक्टोरेट है। तो दूसरी कम्युनिटी के लिए काम करने का मतलब ही नहीं है। अब अपनी कम्युनिटी वाले जो है आपसे चिढ़ ना जाए या फिर आपके खिलाफ ना हो जाए, उसके लिए सिर्फ उनका रिलीजन 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 करते रहो, और उसके बेसिस पर उनकी जो धार्मिक या फिर आपकी जो रिलीजियस भावनाएं हैं या फिर आपकी जो मजहबी भावना है उनको भड़काए रखो, तो वो आपके साथ में खड़े रहेंगे। इस तरीके की हरकतें कर 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 जो है अब होगा ये कि जो एक पक्ष जो है आपके साथ में आके खड़ा हो जाएगा, उसके मन में आप नफरत डाल रहे हो, दूसरा पक्ष ये बोलेगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, ये तो कोई बात नहीं होती है, हमारी गलती थोड़ी ना है कि हम इस पर्टिकुलर इलाके में रहते हैं, और ये आपने सेपरेट इलेक्टोरेट डिक्लेयर कर दिया, अब ये जो आपका बंदा चुनकर आ रहा है वहां लिए कुछ करता ही नहीं है। इस तरीके से तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो दूसरा पक्ष है वो खड़ा होने लगा, दूसरे पक्ष के जो लीडर हैं वो खड़े होने लगे, और फिर एजिटेशन होने लगे, और 50 तरीके की चीजें, ये सारा नाटक चल रहा है। दोनों कम्युनिटीज जो है एक दूसरे के साथ लॉगर हेड्स पर आने लगी। इस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट जब लाए गए थे 1909 में और 1919 में जब उनको बढ़ाया गया, उन्होंने इस तरीके से आपके भारत का जो सांप्रदायिक या सौहार्दपूर्ण माहौल था उसका सत्यानाश करके रख दिया, और लोगों के मन में लिटरली एक दूसरे के लिए जहर और नफरतें जो हैं बढ़ने लगी। चले आगे बढ़ते हैं। नतीजा ये निकला इस सारी की सारी चीज का कि जो रिलीजियस आइडेंटिटी होती है, पहले रिलीजन का मतलब क्या होता था, अगर मैं किसी रिलीजन का हूं और कोई दूसरा किसी रिलीजन का है, इसका सिर्फ इतना सा मतलब होता था कि ऊपर वाले को मानने का हमारा तरीका अलग अलग है। मगर एक जो सामान्य जिंदगी है जिसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, व्यापार हो गया, आपका पढ़ाई लिखाई हो गई, शिक्षा दीक्षा हो गई, पॉलिटिक्स हो गई, इसमें अब रिलीजन कहां से घुस जाएगा। मगर वो रिलीजन आपका अपने घर पे रखो, आपको जिस तरीके से ईश्वर को मानना है आप मान सकते हो। मगर जब ये सेपरेट इलेक्टोरेट का नाटक हुआ और इसके चक्कर में इस तरीके की कम्युनल पॉलिटिक्स होने लगी, उसके नतीजे में अब रिलीजियस आइडेंटिटी का मतलब सिर्फ इतना सा नहीं रह गया कि आपका और मेरा सोचने का तरीका अलग है ईश्वर को लेकर, और मेरी और आपकी जो है आपकी उपासना की या पूजा पद्धति अलग है। अब बात इतनी सी नहीं रह गई। अब हुआ क्या, रिलीजियस आइडेंटिटी जिस तरीके से आपका जिस तरीके से कम्युनल पॉलिटिक्स खेला गया, उसके चक्कर में रिलीजियस आइडेंटिटी जो है पॉलिटिकल सिस्टम में वो फंक्शनल हो गई। यानी कि अब पॉलिटिक्स में ये बात मैटर करने लगी कि आपकी धार्मिक पहचान क्या है या फिर आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, उसके बेसिस पर जो है आपके पॉलिटिक्स वगैरह जो है काफी हद तक जो है खेली जाने लगी। नतीजा ये निकला कि लॉजिक ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स डीपेंड एंड हार्डेंड दीज आइडेंटिटीज। इसका नतीजा ये निकला कि अब आप जो है वोटिंग वगैरह जो है वो कम्युनल लाइंस पर करोगे। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में वोटिंग किस बेसिस पर होती है, सामने वाले खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमें जिता दो तो हम ये दे देंगे, वो कर देंगे, हथेली में चांद दिखा देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, मार्स पे फ्लैट कटवा देंगे, आपका सैटर्न पे आपकी कोठी बनवा देंगे, BMW दे देंगे, बड़ी बड़ी बकवास करते हैं। वो चुनावी वादे होते हैं। वो चुनावी वादे आपको अच्छे लगे, आपको लोक लुभावन वादे ठीक लगे, आप वोट कर दो, सामने वाला जीत कर आ जाएगा। उसके बाद में फिर देखेंगे कि वो आपको फरारी देगा या टूटी हुई साइकिल देगा सेकंड हैंड, वो भी, या कुछ देगा या नहीं देगा, वो बात की बात है। अगली बार इलेक्शन होगा वो फिर वो बोलेगा कि ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब आपको पुराने एक्सपीरियंस हैं, उसके बेसिस पे आप उसको जिताओ या किसी और को जिता दो, वो आपकी मर्जी है। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऐसे ही चलता है, मुद्दों के बेसिस पे। मगर हमारे यहाँ नाटक क्या हो गया, जब सेपरेट इलेक्टोरेट आया उसके बाद इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्या बात आ गई। अभी तक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रिलीजन का कोई बात मैंने नहीं करी है, मतलब ये कि आप अपने मुद्दों के बेसिस पे किसी भी बंदे को चूज कर सकते हो। बट अपने यहाँ सेपरेट इलेक्टोरेट के चक्कर में नाटक ये हो गया कि अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में रिलीजियस आइडेंटिटी मैटर करने लगी कि अपने को सिर्फ अपने वाले को ही वोट करना है। आज तक ये नाटक भारत में देखने को मिलता है, रिलीजियस बेसिस पर भी देखने को मिलता है, धार्मिक बेसिस पर भी देखने को मिलता है। मगर इसका सबसे विकृत और विक्षिप्त रूप जो है वो इस टाइम पीरियड में आपको देखने को मिला था। रिलीजियस पॉलिटिक्स जो है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में जो रिलीजन आपकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है वो बहुत हार्डेंड हो गई थी,
और ये आज तक जो है ब्लॉक वोटिंग के रूप में आपको देखने को मिलता है। कम्युनल आइडेंटिटीज जो हैं, अब वो ये नहीं है कि अब मतलब मेरा रिलीजन जो है एक है, आपका रिलीजन कुछ और है, तो बस वो ठीक है अपना उस तरीके से पूजा पद्धति आपकी है, अपना करो जो आपको करना है। नॉर्मल जो जिंदगी है उसमें इतना ज्यादा इंटरफेरेंस रिलीजन नहीं करता था, मगर जब ये कम्युनल पॉलिटिक्स होने लगा तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपका एक रिलीजन है और दूसरे वाले का दूसरा रिलीजन है तो आप परस्पर एक दूसरे के विरोधी हो। अब आपको एक दूसरे का विरोध करना है, आपका भला मतलब उसका नुकसान होगा, उसका भला मतलब आपका नुकसान होगा। इस तरीके की जो बातचीत है लोगों के दिमागों में डाल दी गई। नतीजा क्या निकला, एक कम्युनिटी दूसरे को अपोज कर रही है और दोनों कम्युनिटीज के बीच में हॉस्टिलिटीज जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं, उनके बीच में जो वैमनस्य है वो बढ़ता चला जा रहा है। अब जब एक दूसरे के प्रति इस तरीके से आपके मनों में जहर घोला जाएगा तो फिर वही होगा, वायलेंस होगा और सारी चीजें होंगी। खैर ये सारी चीजें तो हो ही रही थी। अब ये जो है सेपरेट इलेक्ट्रेट है, इसके चक्कर में ये इस तरीके से आपने समाज में धीरे 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 जहर घोलना चालू कर दिया है। और ये एक चीज थी जिसके चक्कर में काफी ज्यादा नाटक हुआ, मगर ये अकेली एकमात्र चीज नहीं थी जिसने इतना बड़ा कांड करवा दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे छोटे छोटे फैक्टर्स थे जिसके चक्कर में बड़े बड़े कांड हो गए, और वो छोटे छोटे फैक्टर्स जिसके चक्कर में बड़े बड़े कांड हो गए उसने भी बहुत बड़ा रोल अपना जो है अदा करवाया। तो वो जो रीजंस हैं उनके बारे में भी बातचीत करेंगे जिसने कंसोलिडेट कर दिया कम्युनल आइडेंटिटीज को। ये पर्टिकुलर फैक्ट कि आप एक रिलीजन से हो, मैं दूसरे रिलीजन से हूं, तो अपन एक दूसरे के परस्पर विरोधी ही रहेंगे। इस तरीके की जो थॉट प्रोसेस है, इसको जो कंसोलिडेट करने की बातचीत है वो कैसे हुई उसके बारे में अपन लोग थोड़ा बातचीत करते हैं। तो सेपरेट इलेक्ट्रेट अपन ने देख लिया किस तरीके से वो जहर डालने का काम कर रहा था। अब उसके आगे जो दूसरी चीजें थी जिन्होंने और ज्यादा इसमें आप कह सकते हैं कि पेट्रोल में और ज्यादा जो है चिंगारी देने का काम किया, वो आपको 1920s और 30s में देखने के लिए मिलती हैं। इस टाइम पीरियड में हुआ ये कि जिस तरीके का जो सांप्रदायिक जहर आपके माहौल में घुलना शुरू हो गया था, क्योंकि रिलीजियस आइडेंटिटीज काफी ज्यादा कंसोलिडेट हो रही थी, उसके चक्कर में समाज में जो आपकी जो दो मेजर कम्युनिटीज थी, जो हिंदूज थे और मुस्लिम्स थी, आपकी लार्जेस्ट मेजोरिटी और सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी, इनके बीच में टेंशंस वगैरह जो हैं बहुत से मसलों के ऊपर उठने लगे। हर दूसरे मैटर के ऊपर कुछ ना कुछ विवाद या लड़ाई झगड़े होते थे। उनमें से जो मेजर मैटर्स थे उसके बारे में अपन लोग बातचीत कर लेते हैं। मुस्लिम्स जो थे वो इस बात को लेकर गुस्से में थे कि जब भी आप कोई अपना शोभा यात्रा या इस तरीके की चीजें निकालते हैं मस्जिदों के सामने से, तो आप म्यूजिक बजाते हो। ये चीज जो है हमको हम जो ये चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि जब आप मस्जिदों के सामने से निकल रहे हो तब आप म्यूजिक वगैरह बजा रहे हो या शोर शराबा कर रहे हो। एक तो ये इस बात से इनको तकलीफ थी। दूसरा जो काउ प्रोटेक्शन मूवमेंट था कि भैया गौ हत्या नहीं होने दी जाएगी, आप काउ स्लॉटर नहीं कर सकते, इसको लेकर जो पूरा का पूरा मूवमेंट खड़ा किया गया था, इसको लेकर इन लोगों के मन में काफी ज्यादा जो था क्षोभ था। तीसरी चीज, आर्य समाज ने एक मूवमेंट शुरू किया था जिसको बोला जाता था शुद्धि। शुद्धि का मतलब यह होता था कि वो लोग जिन्होंने रिसेंटली अभी इस्लाम में कन्वर्ट किया है उनको वापस आप हिंदू फोल्ड में लेकर आओगे। ये शुद्धि मूवमेंट के नाम से आपका 1920s में काफी पॉपुलर मूवमेंट जो है आर्य समाज ने खड़ा किया था। इन तीन चीजों को लेकर जो है आपका मुस्लिम्स वगैरह को तकलीफ थी या फिर इनको इस बात को लेकर शिकायत थी या इनके मन में गुस्सा या शोभ था। हिंदुओं के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो तबलीग और तंजीम नाम की दो एक्टिविटीज मुस्लिम्स की तरफ से चलाई जा रही थी, इनको लेकर हिंदुओं में प्रॉब्लम थी। तबलीग का मतलब प्रोपेगेंडा होता है और तंजीम का मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है। 1923 के बाद से तबलीग और तंजीम जो है ये दो चीजें चलाई गई हैं। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये कि कम्युनिटी में जो है आप लोगों को इकट्ठा करते चले जाओ और सारी चीजें, और तबलीग का मतलब ये कि अपना रिलीजन का प्रचार प्रसार करने के लिए आपको लोगों में जो है प्रचार प्रसार वगैरह करने के लिए अपने लोगों को भेजोगे आपका मजहब वगैरह के बारे में बातचीत फैलाने के लिए। तो इस तरीके से इस बात को लेके हिंदूज जो थे उनमें गुस्सा था। तो इनकी ये समस्याएं होना वही था जो हुआ, दंगे भर भर के दंगे होना शुरू हुए और काफी सारी चीजें हुई। तो खैर उसके पहले एक चीज और थी, उस पर बात कर लेते हैं। अब खास तौर पे अभी तक जो है भारत में एक प्रोमिनेंट सेक्शन निकल कर आया, एक प्रोमिनेंट सेक्शन अभी तक डेवलप होना शुरू हुआ जिसका नाम था मिडिल क्लास। अपने यहाँ पहले या तो एकदम राजा वर्ग हुआ करता था जो मस्त जिंदगी जीता था, या फिर एकदम गरीब वर्ग हुआ करता था जिनके पास 2 जून को खाने की रोटी नहीं होती थी। इसके बीच में अब एक क्लास जो है अंग्रेजों के आने के बाद 1850s के बाद से खास तौर पर उभर रही थी, वो थी मिडिल क्लास। ये 1920-1930 का वक्त आते आते मिडिल क्लास मेजोरिटी बन गई थी भारत में, यानी कि मैक्सिमम लोग जो है वो मिडिल क्लास में आ गए थे। यानी कि ना उतने अच्छे दिन है कि अपन लोग एकदम विजय माल्या की तरह किंग ऑफ गुड टाइम्स बन के घूम रहे हैं और आपका उलाला ले उस तरीके की एक्टिविटीज वगैरह कर रहे हैं, ना उतने बुरे दिन थे कि अब आपको 2 रोटियां खाने को नहीं मिल रही हैं। ठीक ठाक आपकी जिंदगी चल रही है, ठीक ठाक पैसा है, आपकी जैसे जैसे कट रही है। इस तरीके की जो आपकी मिडिल क्लास की लाइफ बनी हुई है, ये या मिडिल क्लास की जिंदगी जीने वाले लोग भारत में मध्यम वर्ग जो था वो मेजोरिटी में आ गया था। अब ये जो मिडिल क्लास के लोग थे इनमें खास तौर पर जो है आपकी कम्युनल पॉलिटिक्स काफी बड़े लेवल पर हो रही थी। जो कम्युनल पॉलिटिक्स को
के जो एक्टिविस्ट वगैरह थे, जो सांप्रदायिक उन्माद का जो है इस्तेमाल पॉलिटिक्स वगैरह के लिए कर रहे थे, इन्होंने मिडिल क्लास में बहुत ज्यादा काम किया और मिडिल क्लास के लोगों को अपनी कम्युनिटी के मिडिल क्लास के लोगों को मोबिलाइज करना शुरू किया दूसरी जो कम्युनिटी है उसके खिलाफ। तो यहां तक अपन ने कितनी सारी चीजें देख ली हैं। यहां तक अपन लोगों ने ये देख लिया है कि सेपरेट इलेक्टोरेट के कारण जहर भरना शुरू किया गया था एक चीज, और वो बढ़ता जा रहा था। सेपरेट इलेक्टोरेट जब 1909 में लाया गया और 1919 में उनको और फैलाया गया, उसके बाद उन सेपरेट इलेक्टोरेट्स के चक्कर में सेक्टेरियन स्लोगन्स लगा के लोगों, और जो अपने ही कम्युनिटी के लोगों को फेवर दिए गए, दूसरों के लिए काम नहीं किया गया, उसने काफी ज्यादा नाटक करवा दिया। एक दूसरा जो नाटक हुआ यहाँ पे वो ये था कि ये सारी की सारी जो चीजें थी, क्या नाम है इसका, म्यूजिक बिफोर मॉस्क से लेके तबलीग और तंजीम तक, ये सारे के सारे फैक्टर्स के चक्कर में दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे के खिलाफ हो गए या गुस्से में आ गए। तीसरी चीज ये कि मिडिल क्लास क्योंकि मेजोरिटी बन गई थी और उसमें जो है सबसे ज्यादा काम किया गया हर एक मिडिल क्लास में, क्योंकि दोनों ही तबके आते थे, तो मिडिल क्लास की जो हिंदूज थे उनमें भी इस बात को लेकर जो है काफी ज्यादा कंसोलिडेशन किया गया कि अपने को दूसरों के खिलाफ होना है। मिडिल क्लास मुस्लिम्स में भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंसोलिडेशन किया गया कि आपको दूसरों के खिलाफ होना है। नतीजा क्या हुआ, रायट्स। इन सारी चीजों का अब ये सब जो है टोटल एक आपका माहौल बन गया था कम्युनल राइट्स के लिए। और भर भर के जो है 1920s की बात कर ली जाए, 30s की बात कर ली जाए, 40s की बात कर ली जाए, भर भर कर सांप्रदायिक दंगे जो हैं इस देश में हुए। हर एक बार जो आपका कम्युनल राइट्स वगैरह होते थे, पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में हर कहीं पे दंगे हो रहे हैं, हर कहीं पे मारकाट मचाई जा रही है। जब दंगे होते हैं तो देखो यार, किसी भी कम्युनिटी के बीच में दंगे हो, नुकसान आम आदमी का होता है। दंगा होगा, आप किसी की दुकान जला दोगे, किसी को मार दोगे, कोई जो भी मरा है वो किसी ना किसी का भाई होगा, बाप होगा, पिता होगा, पूरे के पूरे परिवार बर्बाद हो जाते हैं एक आदमी के मरने से कई बार। एक तो वो चीज, दूसरी चीज ये आपने किसी की आजीविका के स्रोत पे जो लात मार दिया, वो कल तक ठीक ठाक अपना खा कमा रहा था, आपने उसकी दुकान में आग लगा दी, उसके नतीजे या फिर उसका अपना जो भी है ठेला तोड़ दिया, उसकी मशीनों में तोड़ दी, इस तरीके की चीजें कर दिया। वो किसी भी कम्युनिटी का हो, वो अगर सड़कों पर आ गया है, वो भूखों मरने की नौबत में आएगा, तो फिर वो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर जो गुस्सा है वो बढ़ेगा, वो कम नहीं होने वाला। फिर अब ये आप नहीं कह सकते कि जुनून था और लोग एकदम पागल हो गए थे, उन्माद था। जिसके पेट पे लात पड़ गई है, जिसके एकदम परिवार सड़कों पर आ गया, जिसका एकमात्र खाने कमाने वाला जो आदमी है वो मर गया है, जिसके ऊपर 10 लोग डिपेंड करते थे, तो फिर वो जो है इस सारी बातों को समझेगा नहीं। उसको सिर्फ यही देखेगा कि उसके साथ में फलाना फलाना नुकसान इस पर्टिकुलर वजह से हुआ है, और वो जिस भी कम्युनिटी का होगा दूसरी कम्युनिटी को दुश्मन की तरह दिखने लगेगा। इस तरीके की चीजें जो है अब आपकी जब होती हैं तो उसका नुकसान जो है बहुत बड़े लेवल पर होता है। तो जब ये राइट्स वगैरह फैले पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में, इस तरीके के दंगे होना शुरू हुए, तो इसने किया ये कि जो पहले से लोगों के मन में रोष और नफरतें भरी जा रही थी, इसको और ज्यादा बढ़ाया। अब जो आप कह सकते हैं कि जो दरारें पड़ना शुरू हुई थी कम्युनिटी के बीच, दो रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में, ये खाई बनने लगी या फिर अब ये इतनी ज्यादा होने लगी कि उनको पाटना मुश्किल हो गया। और हर दंगे के साथ में होता यह था कि आपकी जो मेमोरी, डिस्टर्बिंग मेमोरीज जो थी वायलेंस की, वो लोगों के दिमाग में बनती जा रही थी। एक पक्ष बोलता था कि दूसरे ने हमारे साथ ऐसा किया था तो ऐसा ऐसा था, वो हमें याद है, हम भूलेंगे नहीं। दूसरा पक्ष बोलता था इन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था तो ऐसा ऐसा हुआ था, वो हमें याद है, हम भूलेंगे नहीं। अब ये जब जहर आपके दिमाग में चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, तो वो आपको जहरीला ही बनाएगा और तो कुछ कर नहीं सकता। वही हुआ फिर, और उसी का नतीजे में हम लोगों ने वो कीमत चुकाई है जो हम चुका रहे हैं, या फिर हम लोगों ने जो कीमत चुकाई है जिसके नतीजे में पाकिस्तान बना, और उसके बाद फिर पाकिस्तान आज तक अब दुश्मन राष्ट्र के तौर पर है। तो वो जो कीमत हमने चुकाई थी और जो अब तक चुका रहे हैं, उसके पीछे की जो ये बीज है या जड़ें हैं, इस तरीके से पड़ना शुरू हो गई थी। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि किस तरीके की एक्टिविटीज़ वगैरह 1920s या 1930s में चल रही थी, जिसके चक्कर में वायलेंस इतने बड़े लेवल पर जो है हो रहा था, हर कहीं पे दंगे वगैरह हो रहे थे, और उसके नतीजे में लोगों के दिमाग में किस तरीके का जहन बन रहा था, किस तरीके की बातें बैठ रही थी। मगर अगर हम लोग ये देखें कि भाई पार्टीशन, हम लोग ये बोलें कि पार्टीशन जो है इसी तरीके की कम्युनल टेंशन जो भारत में बनने लगी थी, उसी का अल्टीमेट क्लाइमैक्स है या उसी का अल्टीमेट नतीजा है, तो ये बात भी पूरी तरीके से सच नहीं होगी। अगर हम ये बोलें कि जो 1920 और 30 में जो दंगे हो रहे थे, यही जो है इन्हीं का जो आउटकम है वो पार्टीशन के फॉर्म में आया है, या फिर यही जो सारे दंगे वगैरह हैं, इन्हीं का अल्टीमेटली फाइनल रिजल्ट या नतीजा जो है वही हमारा देश विभाजन है, तो ये बात पूरी तरह से सच नहीं होगी। वजह यह है कि 1947 के पहले भी बहुत ज्यादा राइट्स हुए थे, जो अभी हमने देखा कि 1920 में हुए हैं, 1930 में हुए हैं, तो दंगे तो हो रहे थे, ऐसा नहीं था, छोटे मोटे बड़े दंगे होते रहते थे, वो इनफैक्ट वो सारी चीजें चल रही थी, वो सब बातें हो रही थी। 1947 में भी दंगे वगैरह हुए, बड़े लेवल पर हो गए, मगर कभी ये नहीं हुआ किसी दंगे के चलते कि आपने मिलियंस ऑफ लोगों को उनकी घरों से, उनकी जड़ों से उजाड़ दिया और उनको जो है शरणार्थी बना दिया। तो 1920s की बात हो जाए, 1930s की बात हो जाए, कम्युनल पॉलिटिक्स उठा लीजिए जिसमें जहर और उन्माद भरा गया, और उस वक्त में जिस तरीके की एक्टिविटी
एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही थी, उन सब के चलते अगर आप जिस तरीके का वायलेंस वगैरह देख रहे हैं उसकी भी बात कर लो, वो सब ठीक है। मगर पूरी तरीके से ये कहना कि सिर्फ इन्हीं सारी बातों के चलते पार्टीशन हो गया है, भारत का बंटवारा हो गया, देश के दो टुकड़े हो गए, ये बात सच नहीं है। इसकी वजह यह है कि कभी भी किसी इसके पहले 47 के पहले भी दंगे हुए हैं, मगर किसी दंगे में यह नहीं हुआ था कि लाखों की तादाद में लोग, मिलियंस की तादाद में लोग जो हैं अपनी जड़ों से अपरूट हो गए हैं और उनको उखाड़ के एक से दूसरी जगह फेंक दिया गया हो, इस तरीके की चीजें नहीं हुई थी। इसका मतलब यह है कि इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपके देश में पहले भी कम्युनल पॉलिटिक्स खेली जा रही थी और उसके पहले भी जो है आपका धार्मिक उन्माद आपको देखने को मिलता था, मगर पार्टीशन का फेनोमेनन पूरी तरीके से अलग था इस वो जो 1920s और 30s की जो आपकी क्रिमिनल पॉलिटिक्स हो रही है उससे। इस बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1920s, 1930s, 1940s के जो दंगे हैं और उनमें जो सारा नाटक हुआ है, जो सारी की सारी क्रिमिनल पॉलिटिक्स खेली गई है, वो ऑल टुगेदर एक अलग चीज है। उसमें लाखों की तादाद में लोगों को शरणार्थी नहीं बनाया गया था, मगर पार्टीशन का जो फेनोमेनन है वो ऑल टुगेदर एक अलग चीज है, क्योंकि इसमें दंगे वगैरह हुए हैं, जान माल का भयानक नुकसान हुआ है, मगर साथ ही साथ अपरूटिंग हुई है मिलियंस ऑफ लोगों की उनकी जमीनों से, जहां पर वो पता नहीं कितने हजार सालों से रह रहे थे, उनके बाप दादे पुरखे वहां पे कब से बैठे हुए थे। तो अब इस पर सवाल यह आता है कि पार्टीशन अगर ये पूरी तरीके से अगर ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स खेली गई है, इसका भी एकदम हम लोग ये नहीं बोल सकते कि एंड रिजल्ट पार्टीशन था, तो फिर आखिर पार्टीशन था क्या? हम लोग किस तरीके से पार्टीशन को डिफाइन कर सकते हैं, किस तरीके से हम लोग फिर पार्टीशन को भारत के कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं? तो इसलिए अब अगर ये जो सवाल उठता है कि हमने को अगर पार्टीशन को समझना है, तो फिर इसके लिए हमको कई सारी चीजों को देखना पड़ेगा। खास तौर पे भारत में जो अंग्रेजों की हुकूमत रही है और उसके जो आखिरी के 10 साल थे, 1937 से 1947 के जो आखिरी का जो लास्ट डेकेड आपका ब्रिटिश रूल में गया है, इसको आपको बहुत डिटेल में समझना पड़ेगा, इसके कई सारे एस्पेक्ट्स को आपको देखना पड़ेगा, तब ये जो अलग से फेनोमेनन निकल कर आया है देश विभाजन का, ये आप समझ पाओगे। नहीं तो फिर आप इसको गड्ढमड कर दोगे या फिर इसको गलत कर दोगे, या तो आप ये बोल दोगे कि क्रिमिनल पॉलिटिक्स हो रही थी उसी के चलते सारा नाटक हो गया, पहले से जहर भरा हुआ था, लोग नफरत करते थे, ये थे वो थे, सारी चीजें जितना ने भी लगभग इसी तरीके की बकैती मारी थी, इसी तरीके की बातें सोची थी। इसका कोई सेंस नहीं बनता है, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा इस चीज को कि ये एक अलग चीज थी, ये अलग तरीके का फेनोमेनन था। इसको अगर आपको समझना है तो आपको फिर ब्रिटिश रूल के आखिरी के 10 साल जो है उनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप इस पर्टिकुलर चीज को समझ पाओगे, तब जाके आप इस पर्टिकुलर चीज को ज्यादा अच्छे से ग्रास्प कर पाओगे। चले आगे बढ़ते हैं। तो अल्टीमेटली फिर हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि पार्टीशन को समझने के लिए अपने को एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट को समझना पड़ेगा, वो है भारत में अंग्रेज़ों का जो राज था उसके जो आखिरी 10 साल थे या जो आखिरी दशक था, उसका अपने को एनालिसिस करना पड़ेगा। जब तक आप उसका एक डिटेल्ड एनालिसिस नहीं करोगे, उसमें जो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई थी, जब तक आप उनको एनालाइज नहीं करोगे, तब तक आप एक सही नतीजे पर नहीं पहुँच सकते। ये बात अपने को यहाँ से क्लियर हो जाती है। अब ये जो एनालिसिस है 10 साल का, ये करने के पहले आपको एक बेसिक सवाल पूछना पड़ेगा कि कम्युनलिज्म है क्या, क्योंकि सारा का सारा खेल सांप्रदायिकता के आसपास बुना गया है। रिलीजन का इस्तेमाल कर कर उसको एक हथियार के तौर पर या उसको एक टूल के तौर पर इस्तेमाल कर कर इस तरीके की जो है पॉलिटिक्स वगैरह हुई है, बहुत भयानक और विक्षिप्त और विकृत रूप में हुई है, मगर हुई है। तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि रिलीजन क्या चीज़ है, वो तो सबको पता है कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हैं एंड ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ, बट सांप्रदायिकता क्या है इसको हमको जरा डिफाइन करना पड़ेगा। आखिर सांप्रदायिकता का मतलब क्या है? जब तक हम लोग सांप्रदायिकता की डेफिनेशन को नहीं पकड़ेंगे तब तक हम लोग सही रिजल्ट्स पर नहीं आएंगे। तो पहला जो अपने को सवाल पूछना चाहिए कि कम्युनलिज्म है क्या। हम लोग पहले इस चीज को समझते हैं, उसके बाद में जो आखिरी 10 साल रहे हैं ब्रिटिश रूल के, इसका एनालिसिस वगैरह हम लोग करना शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज कम्युनलिज्म, इसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है। चले, तो ये एनसीईआरटी का पूरा पैराग्राफ है जहां पे कम्युनलिज्म को एक्सप्लेन किया गया है। इसको इस पर्टिकुलर पैराग्राफ को अब हम लोग एनालिसिस करेंगे। 3 टुकड़ों में मैंने इसको डिवाइड किया है, एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि कम्युनलिज्म है क्या। जब एक बार अपन लोग ये देख लेंगे कि कम्युनलिज्म है क्या, सांप्रदायिकता होती क्या, उसके बाद में ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है और 10 साल का जो अंग्रेजों का रूल रहा है, जिसके एनालिसिस से हम लोग पार्टीशन के फेनोमेनन को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, वो चीज़ हम लोग उसके बाद हम लोग उसकी डिटेल स्क्रूटिनी करेंगे। चलें शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये, देयर आर मेनी एस्पेक्ट्स टू आवर आइडेंटिटी। यू आर अ गर्ल और अ बॉय, ऑल ऑफ यू आर यंग पर्सन्स, you belong to a certain village, city, district और state and speak certain languages। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो पहचान है, हमारी जो आइडेंटिटी है, उसके बहुत से आयाम होते हैं, उसके बहुत से एस्पेक्ट्स होते हैं। आप
कि अगर जब मैं ये बोलूं कि मैं कौन हूं, या फिर अगर मैं अपने आप से सवाल पूछूं कि मैं मेरी आइडेंटिटी क्या है, या फिर अगर आप अपने आप से सवाल पूछें कि आप लोग कौन है या फिर आपकी आइडेंटिटी क्या है, तो इसका कोई एक सिंगल उत्तर नहीं होता। इसके कई सारे आयाम होते हैं, इसके कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं, इसमें कई सारी चीजें आती हैं। जैसे कि आप एक लड़की भी हो सकते हैं, आप एक लड़का भी हो सकते हैं। ये आपकी आइडेंटिटी पूरी तरह से आपकी आइडेंटिटी नहीं है, ये सिर्फ आपकी आइडेंटिटी का एक पार्ट है कि भाई आप लड़की हैं, तो वो आपकी जो भी आपकी शख्सियत है, आपकी जो भी आइडेंटिटी है, आपकी जो भी पहचान है, ये उसका एक हिस्सा है। आपका लड़की होना ही आपकी आइडेंटिटी हो गया, ये बात सच नहीं है। ये सिर्फ उस पहचान का एक छोटा सा हिस्सा है। इसी तरह से अगर आप लड़के हैं तो वो भी आपकी आइडेंटिटी पूरी तरह से नहीं हो जाती, ये आपकी पहचान का, आपकी शख्सियत का एक छोटा सा हिस्सा है। लड़की होना या लड़का होना आपकी पहचान का एक छोटा सा हिस्सा है। इसी तरह आप सबके सब यंग भी हो सकते हैं, आप सबके सब ओल्ड भी हो सकते हैं, आप सबके सब जो है मिडिल एज भी हो सकते हैं। इसमें से किसी भी ग्रुप में बिलोंग कर सकते हैं। जनरली अगर आप 12th में हैं तो आप 16-17 साल के होंगे, तो आपको यंग की कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो आप यंग हैं, ये भी आपकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो उसके बाद आप मिड एज में आ जाएंगे, उसके बाद में आप उम्र और बढ़ेगी तो आप बूढ़े होंगे, तो फिर आप ओल्ड की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये एक हिस्सा है जो वक्त के साथ में आपकी शिनाख्त का, आपकी आइडेंटिटी का, आपकी पहचान का हिस्सा है, मगर वो वक्त के साथ में बदल रहा है। 10 साल पहले आप बच्चे थे, आज की तारीख में आपको बच्चा नहीं बोला जा सकता, और उसके बाद में फिर जो है आप जवान की कैटेगरी में आ जाएंगे, यंग या यूथ की कैटेगरी में आ जाएंगे, फिर आप बुढ़ापे की तरफ जाएंगे। तो पॉइंट ये है कि ये जो आपका उम्र है, ये भी आपकी शख्सियत का एक हिस्सा है, मगर ये वक्त के साथ में बदलता चला जाता है। इसके बाद में आप किसी ना किसी गांव से बिलोंग करते होंगे, किसी ना किसी शहर से बिलोंग करते होंगे, किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते होंगे, किसी ना किसी स्टेट में रहते होंगे, कोई ना कोई यूनियन टेरिटरी में रहते होंगे। तो ये भी आपकी शख्सियत का हिस्सा है। आपसे पूछा जाएगा आप कहां के हैं, भाई मैं तो वहां का हूं। हो सकता है आप उस जगह को छोड़ के कहीं और रहने लगे, फिर आपसे पूछा जाए आप कहां के हैं, तो फिर मैं भाई वहां का हूं। मतलब यह है कि ये भी जो है आपकी आइडेंटिटी को पूरी तरह से डिफाइन नहीं करता, ये भी आपकी शिनाख्त का एक हिस्सा है। हमने क्या क्या देख लिया? 3 चीजें। सबसे पहले कि आप भैया आप मेल हो या फीमेल हो, वो पूरी तरह से आपकी पहचान नहीं है, वो सिर्फ एक हिस्सा है। दूसरा ये कि आप जवान हैं, बूढ़े हैं, कैसे हैं, क्या है, आपकी उम्र, आप उम्र के किस हिस्से में है, वो भी आपकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा है, वो आपको डिफाइन नहीं करता पूरी तरह से, वो आप पूरी तरह से आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं करता। तीसरा, आप कहां से हैं, वो भी आपकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा है, मगर वो भी आपको पूरी तरह से डिफाइन नहीं करता। ठीक इसी तरीके से आप जो है कई सारी भाषाएं बोलते हैं। आप कौन सी भाषा बोलते हैं? जैसे मैं हिंदी भाषी हूं, कोई तमिल भाषी है, कोई आपका मलयाली है, कोई आपका तेलुगु है, कोई बंगाली है, कोई आपका कश्मीरी है, कोई राजस्थानी है, कोई पंजाबी है। तो भाषा के आधार पर भी जो है हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई आप कौन सी भाषा बोलते हैं। मैं हिंदी बोलता हूं, आप कौन सी बोलते हैं? मारवाड़ी बोलता हूं, आप कौन सी बोलते हैं? गुजराती बोलता हूं। तो अब ये भाषा भी जो है आपकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा हो गई, मगर ये भी पूरी तरीके से आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं करती, आपकी पहचान का पूरी तरीके से जो है डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो हमने अभी तक क्या क्या देखा, ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो आपकी आइडेंटिटी का एक हिस्सा है, मगर इसको पूरी तरह डिफाइन नहीं करते। इसी तरह हम सब के सब जो है इंडियंस हैं, हम सबके सब हिंदुस्तानी हैं, मगर साथ ही साथ हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि हम लोग पूरे की पूरी दुनिया के भी एक नागरिक हैं। तो हम लोग अपने आप को वर्ल्ड सिटीजन भी कह सकते हैं। तो हिंदुस्तानी होना भी पूरी तरीके से हमारी शिनाख्त को डिफाइन नहीं करता। अब इसके बाद में इनकम की बात कर लेते हैं। तो इनकम लेवल भी जो है फैमिली टू फैमिली डिफर करता है। कोई एकदम ही अंबानी होगा, कोई टाटा बिरला हो सकता है, कोई थोड़ा मिडिल आपका अपर मिडिल क्लास से हो सकता है, कोई मिडिल क्लास से हो सकता है, कोई लोअर मिडिल क्लास से हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है, कोई कुछ हो सकता है। तो आपकी जो इनकम ग्रुप है वो भी जो है आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन करती है, और उस इनकम ग्रुप के बेसिस पर यह भी डिफाइन होता है कि आप कौन से सोशल क्लास में या सोशल ग्रुप में आते हो। अब मानिए ये लड़के हो तो हो सकता है फरारी में आप घूमने आप आते होगे, कोई बंदा जो है वो आपका सामान्य तरीके से आता हो, कोई स्कूटर चला के आता हो। मेरा कहने का सेंस ये बनता है कि आपका जो इनकम ग्रुप है वो आपको अलग अलग जो है वो आपका सोशल ग्रुप में रख देता है जितना, क्योंकि सामने वाले के पास में पैसा होगा उस हिसाब से एक सर्टेन लाइफस्टाइल को जीता है। तो जो आपकी इनकम है वो आपको एक सर्टेन सोशल क्लास में या फिर एक सर्टेन सोशल ग्रुप में आपको रख देती है। या तो आप अपर क्लास में आ जाते हो, या फिर आप मिडिल क्लास में आ जाते हो, या लोअर मिडिल क्लास में आ जाते हो, या फिर एकदम आप पुअर क्लास में आ जाते हो, किसी ना किसी क्लास में आप आ जाते हो। कहने का मतलब यह है कि, या दूसरे शब्दों में हम लोग ये कह सकते हैं कि आपकी जब बोला जाता है आपकी पहचान, तो आपकी पहचान के बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, बहुत से डायमेंशंस हैं, और इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। और आपकी जो पहचान है एक शब्द में अगर बोला जाए तो बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज होती है। आपकी आइडेंटिटी सिंपल सी एक पर्टिकुलर चीज की मदद से डिफाइन नहीं की जा सकती। इस बात को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद जो बात कर रहे हैं वो बड़ी कॉम्प्लिकेट होने वाली है। आपकी जो पहचान है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट के ऊपर निर्भर नहीं करती। जब मैंने आपसे बोला कि तुम कौन हो, क्या पहचान है तुम्हारी, तो अभी हमने देखा कि 50 चीजें हो सकती हैं उसमें, और वो 50 की 50 चीजें इकट्ठी होकर भी
जो है पूरी तरह से हमारी आइडेंटिटी को एक्सप्लेन नहीं करती, वो उसे कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। और कोई एक पर्टिकुलर चीज अगर उनमें से हमने उठा ली और हम बोलेंगे बस यही चीज हमारी आइडेंटिटी है, यही चीज हमारी शिनाख्त है, तो ये भी सच नहीं है, पूरी तरीके से ये सच नहीं है। हमारी आइडेंटिटी अपने आप में एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज होती है। मगर कई बार क्या होता है कि अब आपकी आइडेंटिटी के जो अलग अलग चीजें हैं, इनमें से किसी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर लोग जो है थोड़ा ज्यादा सिग्निफिकेंस देने लगते हैं दूसरी चीजों की अपेक्षा। जैसे आपकी कास्ट की बात कर ली जाए तो कई लोग कास्ट को काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस देते हैं बाकी सारी चीजों के ऊपर। उनकी आइडेंटिटी में और भी चीजें हैं मगर बाकी सारी चीजों के ऊपर उनकी कास्ट जो है उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। कई लोग अपने रिलीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं बाकी सारी चीजों के ऊपर। तो ये कई बार होता है, कई बार ऐसा आता है, कई कालखंड ऐसे होते हैं कि लोग जो हैं बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस आपका अटैच करने लगते हैं अपनी आइडेंटिटी के कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स वगैरह के ऊपर, अपनी आइडेंटिटी के कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स के ऊपर। जैसे कि रिलीजन एक ऐसा एस्पेक्ट है, इसके ऊपर लोग जो आपकी शिनाख्त का सिर्फ एक हिस्सा है, आप क्या हो उसका एक छोटा सा पार्ट है कि आप कौन से रिलीजन को फॉलो करते हो, मगर कई बार लोग उसको एकदम हवा बना के बहुत ज्यादा बड़ा कर देते हैं, आपकी आइडेंटिटी का उसको एक बहुत बड़ा हिस्सा मान लेते हैं, उसके साथ में बहुत ज्यादा जो है इंपॉर्टेंस अटैच कर देते हैं। तो मैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपनी आइडेंटिटी में किस रिलीजन से बिलोंग करता हूं और उसको कितना बड़ा हुआ बना रहा हूं अपने अंदर, ये कम्युनल नहीं बनाता। मुझे इस बात को थोड़ा समझना है क्योंकि चीजें ऐसे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी कि कई बार लोग अपनी आइडेंटिटी में कई एस्पेक्ट्स के साथ में बहुत इंपॉर्टेंस अटैच कर देते हैं। जैसे कि रिलीजन हो गया, कई लोग रिलीजन हालांकि उनकी शिनाख्त का या उनकी आइडेंटिटी का एक छोटा सा हिस्सा है, मगर वो लोग क्या करते हैं इसके साथ में बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंस अटैच कर देते हैं। अब ये अपनी किस आइडेंटिटी के किसी एक हिस्से के साथ में अगर आपने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अटैच कर दिया है तो वो एकमात्र चीज जो है आपको कम्युनल नहीं बनाती। कम्युनल कुछ और होता है। आप अगर अपनी आइडेंटिटी के साथ, अपनी कास्ट के साथ, अपने रिलीजन के साथ में बहुत स्ट्रांगली फील करते हैं और आप उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं तो वो आपको कम्युनल नहीं बनाता। कम्युनल आपको कोई और चीज बनाती है और उसके बारे में हम लोगों ने बातचीत करनी है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने फिर ये देखा है कि अगर आपकी जो आइडेंटिटी होती है वो बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है और इसके कई सारे आयाम होते हैं, कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। मगर कई बार लोग क्या करते हैं, अपनी जो ये आइडेंटिटी के कई सारे आयाम हैं, इसके कुछ एलिमेंट्स को या कुछ एस्पेक्ट्स को या एक आध एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा प्रीडोमिनेंट इंपॉर्टेंस दे देते हैं दूसरे एस्पेक्ट्स या फिर दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर। जैसे कि रिलीजन की बात कर लेते हैं। रिलीजन आपकी शख्सियत या फिर आपकी शिनाख्त का, आपकी पहचान का एक छोटा सा हिस्सा है, मगर कई लोग उसको एकदम से बहुत बड़ा बनाकर हुआ बना लेते हैं या फिर अपने सर पर चढ़ा लेते हैं या फिर उस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंस दे देते हैं। ये एक पर्टिकुलर चीज़ जो है आपको देखी जाती है। या इस तरीके कई लोग आपका यही चीज़ जो है कास्ट के साथ में करते हैं, कास्ट को बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर बढ़ा लेते हैं। तो ये चीज़ जो है वो देखी जाती है, मगर ये आपको कम्युनल नहीं बनाती। आप अपने मन में जो करना चाहे करें, आप अपने आप को हीमैन माने, सुपरमैन माने, जेम्स बॉन्ड माने, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आप किसी और को परेशानी नहीं दे रहे हैं, आपको जो करना है आप कर सकते हैं। अपनी आइडेंटिटी के साथ में किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को अगर आपको बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा के मानना, आप मान सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है उस चीज़ से, वो आपको कम्युनल नहीं बनाता। अब सवाल ये उठता है फिर आपको कम्युनल कौन सी चीज़ बनाती है, या फिर ये जो कम्युनलिज्म है या जो सांप्रदायिकता है वो किसको बोलते हैं। तो सांप्रदायिकता की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो ये है, communalism refers to a politics that seeks to unify one community around a religious identity in hostile opposition to another community। मतलब ये कि सांप्रदायिकता का मतलब होता है एक ऐसी पॉलिटिक्स या फिर एक ऐसी राजनीति जिसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को उनकी धार्मिक आइडेंटिटी के चारों तरफ जो है यूनिफाई किया जाता है। यानी कि ये बोलकर कि क्योंकि तुम एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हो तो तुम सबके सब साथ में संगठित हो जाओ, और ये संगठित करते वक्त में आपको हॉस्टाइल अपोजिशन में रखा जाता है दूसरी कम्युनिटी के। और आपको संगठित होने के लिए क्यों बोला जा रहा है, ताकि जो दूसरी कम्युनिटी है उसके खिलाफ आप जो है, अगर वो उसके खिलाफ आप मतलब तैयार रह सको। इस तरीके से किस चीज के लिए तैयार रहना वो एक अलग बात है, मगर आप तैयार रह सको। ये जो है एक आप कह सकते हैं कि कम्युनल पॉलिटिक्स, आपका जो कम्युनलिज्म है उसकी एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। कम्युनलिज्म का मतलब क्या, आपने क्या किया है, कम्युनलिज्म एक ऐसी पॉलिटिक्स होती है जिसमें आपने एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को या एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप को यूनिफाई किया है, साथ में जोड़ा है उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी के अराउंड। यानी कि क्योंकि आपकी फलानी फलानी धार्मिक पहचान है, इसके बेसिस पर आप जो है सबके सब संगठित हो जाओ कि किसी पर्टिकुलर दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी के खिलाफ, किसी दूसरी पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी के खिलाफ या फिर उनके हॉस्टाइल अपोजिशन में आप इकट्ठे हो जाओ। ये जो चीज है कम्युनलिज्म कहलाती है। It seeks to define this community identity as a fundamental and fixed। अब ये जो कम्युनलिज्म है ये आपकी कम्युनिटी की जो आइडेंटिटी है इसको सबसे फंडामेंटल मानता है और उसको फिक्स्ड मानता है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। कहने का सेंस ये है कि आप, जो मैंने थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि आपकी पहचान के कई सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। अब ये भाई लोग ये बोल रहे हैं कि आपकी पहचान का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट मैटर करता है, वो है रिलीजन, और ये कभी बदलेगा नहीं, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। जैसे उम्र में अपन ने देखा था कि पहले आदमी यंग की कैटेगरी में आता है, फिर वो बुढ़ाता है तो बूढ़े की कैटेगरी में आता है, वो सारी चीजें हैं। कई सारे आपके
एस्पेक्ट बदलते रहते हैं, सारी चीजें होती हैं। मगर ये भाई लोगों का कहना ये है यहाँ पर कि आपकी आइडेंटिटी का सिर्फ एक ही फैक्टर मैटर करता है, वो रिलीजन, वो कभी नहीं बदलेगा, वो फिक्स रहेगा। इस तरीके से आपने आपकी आइडेंटिटी जो है उसमें सिर्फ एक ही चीज को सर पे चढ़ा लिया, जो मैंने बोला था कि हवा बना लिया आपने, उसको सर पे चढ़ा लिया और ये बोल दिया कि ये बदल नहीं सकता, ये फिक्स्ड है। इस तरीके की जो आपने जिस तरीके से अपनी कम्युनल आइडेंटिटी को डिफाइन किया है, ये कम्युनलिज्म की डेफिनेशन में आती है। आगे, इट अटेम्प्ट्स टू कंसोलिडेट दिस आइडेंटिटी एंड प्रेजेंट इट एज नेचुरल। अब एज इफ पीपल वेर बोर्न इनटू द आइडेंटिटी एंड एज इफ द आइडेंटिटी डू नॉट इवॉल्व थ्रू हिस्ट्री ओवर टाइम। यानी कि ये कि अब इसमें आप ये कर रहे हो कि आप अपनी ये जो रिलीजियस आइडेंटिटी है इसको नेचुरल प्रेजेंट कर रहे हो, यानी कि नेचर ने डिसाइड किया है, प्रकृति ने ये डिसाइड किया है। मतलब ये कि जैसे आप इस पर्टिकुलर तरीके की आइडेंटिटी को लेकर ही पैदा हुए थे और ये कभी बदली नहीं, पूरे टाइम पीरियड से ऐसी थी। ये कहते वक्त में आप इस बात को भूल जा रहे हो कि आइडेंटिटीज जो है वो वक्त के साथ में इवॉल्व होती हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री। आज से 500 साल पहले का जो मुस्लिम है वो एक अलग मुस्लिम था और आज का जो मुस्लिम है एक अलग मुस्लिम है। इसी तरह से आज से 500 साल पहले का जो हिंदू था वो एक अलग हिंदू हुआ करता था और आज का जो हिंदू है वो अलग हिंदू है। इसी तरह आज से 600 साल 700 साल पहले जैन धर्म या बौद्ध धर्म जिस तरीके से प्रैक्टिस होता था, एग्जैक्टली जस का तस आज की तारीख में 700-800 साल बाद में प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता। वजह यह है वक्त के साथ में कुछ बदलाव आते ही हैं समाज में और अकॉर्डिंगली आपको अपने आप को उस बदलाव के अनुसार ढालना पड़ता है। अकॉर्डिंगली आपकी आइडेंटिटी में थोड़ा बहुत फर्क आएगा, वक्त के साथ में वो फर्क बढ़ता चला जाता है। अब आज 400 500 600 साल पहले आप में से किसी के भी हमारे जो पुरखे थे वो जींस टी शर्ट तो नहीं पहनते थे, अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई नहीं करते थे। इस तरीके की चीजें हो सकती हैं, ये आपका स्मार्ट बोर्ड हो सकता है और ये सारी चीजें हो सकती हैं, किसी के तसव्वुर में नहीं था, सोच में नहीं था। तो आज की तारीख की दुनिया ऑल टुगेदर अलग है। आज का जो व्यक्ति है वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करे वो उस तरीके से नहीं सोच सकता जैसे 600-700 साल पहले रहने वाला कोई इंसान सोचा करता था। ये पॉसिबल ही नहीं है। मगर ये भाई लोग क्या बोल रहे हैं, कम्युनलिज्म वगैरह की जो डेफिनेशन को, ये कम्युनल पॉलिटिक्स जो खेलते हैं कि आपकी जो आइडेंटिटी है वो तो नेचुरल है, ये कभी बदल ही नहीं सकती और ये ऐसी थी। ये करते वक्त इस बात को भूल जाते हैं कि वक्त के साथ में इतिहास में आइडेंटिटी में बदलाव आता ही है। ये हो ही नहीं सकता कि आपकी आइडेंटिटी वक्त के साथ में ना बदले। 500 600 700 800 साल पहले के आपके पूर्वज और आज की तारीख में आपके बीच में एक जमीन आसमान का अंतर है। वजह यह है 800 साल का वक्त बीत चुका है। 800 साल पहले की दुनिया अलग थी और आज की दुनिया अलग है। तब किसी ने यह सोचा नहीं था कि ये 4 व्हीलर जैसी कोई चीज होगी और 2 BHK के फ्लैट वाली जिंदगी आ जाएगी और सारे नाटक होंगे, आपको जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और ये सारी चीजें मिलेंगी। इस तरीके से आप वेस्टर्नाइज हो जाएंगे, जींस टी शर्ट पहनने लगेंगे, सारी चीजें हो जाएंगी। तब की कहानी अलग थी। किसी ने ये तक नहीं सोचा था कि न्यूक्लियर वेपन जैसी चीज बन जाएंगी, फाइटर जेट होंगे, सारी चीजें। तब तो आपका हाथ में तलवार लेके घोड़े पर बैठ के दौड़ जाते थे लोग बाग लड़ाई झगड़े करने के लिए। तो वक्त बदलता है, समाज बदलता है और आइडेंटिटीज बदलती हैं। यहां पर वो लोग, ये जो आपका कम्युनल पॉलिटिक्स खेलने वाले हैं, जो कम्युनलिज्म की डेफिनेशन में फिट बैठते हैं, वो इस पर्टिकुलर डिस्टिंक्शन को भूल जाते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं कि जो आपकी आइडेंटिटी है वो वक्त के साथ में इवॉल्व करती है। इन ऑर्डर टू यूनिफाई द कम्युनिटी, कम्युनलिज्म सप्रेसेस डिस्टिंक्शन विद इन द कम्युनिटी एंड एम्फसाइजेस द एसेंशियल यूनिटी ऑफ द कम्युनिटी अगेंस्ट अदर कम्युनिटीज। अब आप अगर ये चाहते हो कि एक कम्युनिटी को जो है कम्युनलिज्म के अकॉर्डिंग जो है आपका यूनिफाई किया जाए, यानी कि इनको पूरी तरीके से एकजोड़ करके रखा जाए, आपका जो धार्मिक उन्माद है, सांप्रदायिकता जो है इसमें, क्योंकि आपको एक कम्युनिटी को दूसरे के खिलाफ खड़ा करना है, तो इस कम्युनिटी को अगर आपको किसी दूसरे के खिलाफ खड़ा करना है, संगठित करना है, तो इसके लिए आप ये करोगे कम्युनलिज्म वगैरह के तहत में कि जो डिस्टिंक्शंस हैं इस कम्युनिटी में, आपस में जो डिस्टिंक्शंस हैं, इनको आप सप्रेस करोगे। यानी कि आप ये बोलोगे कि तुम्हारे अंदर में जो डिस्टिंक्शंस वगैरह हैं, जिसके साथ तुम जीते आ रहे हो, रहते आ रहे हो, इसको एक तरफ हटाओ, सबके सब एक जैसा अपना कंडक्ट बनाओ। सबके सब में जो आप में आपस में जो डिफरेंसेस हैं, रहन सहन में, बोलचाल में, खान पान में, सबको हटाओ, एक जैसा व्यवहार करो, ताकि हम लोग एक कम्युनिटी के तौर पर जुड़ सकें और इसी की मदद से जो है ये यूनिटी जो है जरूरी हो जाएगी नहीं दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ अपने को संगठित होने में। इस तरीके की चीजें अगर की जा रही हैं तो ये सबका सब जो है कम्युनलिज्म की डेफिनेशन में आता है। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि आप अपने धर्म के साथ में बहुत ज्यादा अटैच महसूस करते हैं या आप अपने आप कह सकते हैं अपनी कास्ट के साथ में बहुत ज्यादा अटैच महसूस करते हैं, या फिर आप अपनी आइडेंटिटी के किसी एक हिस्से के साथ में बहुत ज्यादा अटैच महसूस करते हैं, तो वो आपको कम्युनल नहीं बनाता। कम्युनलिज्म की डेफिनेशन क्या है? कम्युनलिज्म की डेफिनेशन यह है, अगर आप इस तरीके की पॉलिटिक्स करते हो जिसमें आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पर आप अपनी सारी की सारी कम्युनिटी को संगठित कर रहे हो, दूसरे को दुश्मन बना के या किसी दूसरी कम्युनिटी के हॉस्टाइल अपोजिशन में। ये करने के लिए आप क्या करते हो? आप ये बोलते हो कि आपकी आइडेंटिटी की सिर्फ एक ही चीज मैटर करती है, वो है रिलीजन, और वो फंडामेंटल है, फिक्स्ड है, वो कभी बदल नहीं सकता। साथ
साथ ही साथ आप ये बोलते हो कि या फिर आपकी जो आइडेंटिटी है इसको कंसोलिडेट करने के लिए, कम्युनल आइडेंटिटी को कंसोलिडेट करने के लिए आप ये बोलते हो कि आपकी आइडेंटिटी नेचुरल है और लोग इसी में पैदा हुए थे। ये हरकतें करते वक्त आप ये भूल जाते हो कि आइडेंटिटीज वक्त के साथ में बदलती हैं। हजारों सालों के इतिहास में 1000, 2000, 3000 साल पहले के हमारे पूर्वज और हम में जमीन आसमान का अंतर है। हम लोग एक नहीं हो सकते इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हम एक ही आप कह सकते हैं कि एक ही तरीके के रिलीजन को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। 200, 400, 500 साल पहले के मनुष्य और आज के मनुष्य में फर्क है, चाहे कुछ, और ये भले ही वो एक ही रिलीजन को मानने वाले लोग हों, एक ही देवता के आगे सर झुकाते हो, मगर उसमें फर्क आ जाता है। एक ही तरह से इबादत करते हो, एक ही तरह से आप नमाज भी पढ़ते हो, तो भी 500, 700 साल पहले का मुस्लिम आज के मुस्लिम जैसा नहीं हो सकता। आप भले एक ही तरह से एक ही मंत्र बोल के पूजा पाठ करते हो, तो भी 500, 700 साल पहले का हिंदू आज के हिंदू के जैसा नहीं हो सकता। और यही बात दूसरी कम्युनिटीज पे लागू होती है। तो कम्युनल आइडेंटिटी करते वक्त आप इस पर्टिकुलर चीज को हटा देते हो, आप इस चीज को नेग्लेक्ट कर देते हो कि आइडेंटिटीज वक्त के साथ में इवॉल्व होती हैं। दूसरा, आप ये जो एक ही कम्युनिटी में जो आपको डिस्टिंक्शंस देखने को मिलते हैं, आप इनको सप्रेस करते हो और ये सारी चीजें कर बेसिकली आप उसे एक मोनोलिथ आइडेंटिटी यूनिट के तौर पे या एंटिटी के तौर पे तैयार करते हो, जिसको दूसरे के खिलाफ आपको संगठित कर खड़ा करना है। तो ये जो है कम्युनलिज्म की एक डेफिनेशन है। इसी को आगे हम लोग और ज्यादा एक्सटेंड करते हैं। तो अपनी जो कम्युनलिज्म की डेफिनेशन है इसी को अपन आगे बढ़ाएं तो इसमें और क्या बातें आ सकती हैं। वन कुड से कम्युनलिज्म नर्चर्स अ पॉलिटिक्स ऑफ हेट्रेड फॉर एन आइडेंटिफाइड अदर। यानी कि अब यहाँ से जितनी अपन ने बातचीत करी, इससे अपने को एक बात समझ में आती है कि अगर आपने कम्युनलिज्म किया है और उसकी मदद से आपने एक कम्युनिटी को संगठित किया है, तो इसके साथ में जो पॉलिटिक्स खेली जाएगी, इसमें नफरतें जो हैं या जो जहर हैं किसी दूसरी कम्युनिटी के लिए डाला जाएगा। या फिर अगर आपने एक कम्युनिटी को संगठित किया तो दूसरे को आप अलग कर दोगे, दूसरे को आप पराया मानोगे। यानी कि कम्युनलिज्म जो है एक तो आपके अंदर हेट्रेड भरता है या हेट्रेड की पॉलिटिक्स करता है, साथ ही साथ ये किसी दूसरी कम्युनिटी को आपका जो है पराया मानता है या फिर वो अदराइज कर देता है, उसको जो है अलग कर देता है आपसे। पहली चीज, जैसे कि अगर अपन इंडिया के कंटेक्स्ट में बात कर लें, दो मेजॉरिटी कम्युनिटीज हैं, एक आपकी लार्जेस्ट मेजॉरिटी है हिंदूज और दूसरी है सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी तो है मुस्लिम्स। तो हिंदूज जो हैं, अब अगर आप इनके साथ में कम्युनल पॉलिटिक्स खेलेंगे तो आप किसको अदराइज कर रहे हैं? मुस्लिम कम्युनिटी को। और मुस्लिम्स के साथ में अगर आप ये कम्युनल पॉलिटिक्स खेलेंगे तो फिर आप किसको अदराइज कर रहे हैं या फिर आप किसी को पराया मान रहे हैं? हिंदूज को पराया मान रहे हैं। अगर आप कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स खेलते हैं, हिंदू कम्युनलिज्म में मुस्लिम्स को जो है वो आप अलग कर दोगे या सेग्रीगेट कर देखोगे, और मुस्लिम कम्युनलिज्म में आप हिंदूज को अलग कर दोगे और सेग्रीगेट कर देखोगे। अब ये जो हेट्रेड है, जब इस तरीके से आप कम्युनल पॉलिटिक्स खेलोगे और जब आप एक समुदाय को ये बोलोगे कि तुम ही तुम हो और बाकी जो है वो दुश्मन है, या दूसरे से ये बोलोगे कि तुम ही तुम हो और ये जो लोग हैं ये भाई लोग दुश्मन है, तो ये जो हेट्रेड है ऐसा नहीं है कि आपका बस ये एक जो लोग हैं एक दूसरे के लिए मन में लेके घूमेंगे। ये हेट्रेड फिर जिस चीज को जन्म देती है उसका नाम है वायलेंस, या फिर जिस चीज को ये जन्म देती है उसका नाम है हिंसा। तो ये जो यहीं से ये जो आपका कम्युनल पॉलिटिक्स है, इसका एक और डायमेंशन निकल कर आता है, वो है पॉलिटिक्स ऑफ वायलेंस, कि ये हिंसा की राजनीति को जन्म देती है। और यही चीज अपन लोगों ने फिर जो होती हुई देखी थी 1920s और 30s में, कि अंडशंड दंगे जो हैं वो हो रहे थे, क्योंकि उस तरीके की कम्युनल पॉलिटिक्स खेली जा रही थी। एक दूसरी जो दोनों कम्युनिटीज हैं उनको इस तरीके से कंसोलिडेट किया जा रहा था। तो अब हम लोग कम्युनलिज्म के बारे में ये कह सकते हैं कि भैया जो कम्युनलिज्म है, दिस इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजियस आइडेंटिटी। कम्युनलिज्म जो है वो क्या है? किसी राजनीतिक किसी आपकी धार्मिक पहचान का एक खास तरीके का राजनीतिकरण है। इंपॉर्टेंट है, याद से ध्यान से सुनिएगा। एक पॉलिटिसाइजेशन ऐसा भी हो सकता है जिसमें आप हिंसा विंसा ना करो, वो कम्युनल नहीं भी हो सकती है। मगर अगर आपने एक खास तरीके से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को पॉलिटिसाइज किया है, उसका राजनीतिकरण किया है उसकी रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पे, जिसके नतीजे में हेट्रेड और वायलेंस हो रही है, तो वो चीज जो है कम्युनलिज्म कहलाती है। या फिर इसको इस तरह से बोल सकते हैं, एन आइडियोलॉजी दैट सीक्स टू प्रमोट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिलीजियस कम्युनिटीज। या फिर ये एक ऐसी पॉलिटिक्स है जिसके तहत दो या दो से ज्यादा रिलीजियस कम्युनिटीज के बीच में नफरतें फैलती हैं और कन्फ्लिक्ट जनरेट होते हैं, या उनके बीच में विवाद होते हैं, उनके बीच में इश्यूज वगैरह क्रिएट होते हैं, हिंसा होती है। In the context of multi-religious countries, the phrase religious nationalism can come to acquire a similar meaning. अब एक ऐसा देश जिसमें एक से ज्यादा रिलीजियस आइडेंटिटीज के लोग रहते हैं, कई सारी आपकी धार्मिक पहचान वाले लोग रहते हैं, इस तरीके के देश में अगर आप देखोगे तो यहां पर ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, इसी से मिलता जुलता एक और टर्म जो है वो आपको देखने को मिलता है, वो है रिलीजियस नेशनलिज्म। यानी कि आप राष्ट्रवाद को एक पर्टिकुलर रिलीजन के साथ जोड़ देते हो। ये भी काफी हद तक जो है कम्युनलिज्म के पास में आता हुआ आपको समझ में आता है। जो कम्युनल पॉलिटिक्स में हो रहा होता है, लगभग वैसी तरीके की चीजें आपको रिलीजियस नेशनलिज्म में देखने को मिलती हैं, कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हो तभी आप नेशनलिस्ट हो सकते हो, नहीं तो फिर आप नेशनलिस्ट नहीं हो सकते, आपके अंदर राष्ट्रवाद की भावना नहीं आ सकती। इस तरीके का जो आपका एक फेज है रिलीजियस नेशनलिज्म, ये भी जो है
काफी हद तक कम्युनलिज्म के जो मतलब होते हैं उसी तरीके का एक सिमिलर मीनिंग जो है ये भी एक्वायर करता चला जाता है। तो इस पर्टिकुलर तरीके के जो आपका अब एक मल्टी रिलीजियस कंट्री है जिसमें रिलीजियस नेशनलिज्म वगैरह हो रहा है, जिसको कम्युनलिज्म माना जा सकता है या उसके आसपास माना जा सकता है, इन सच अ कंट्री एनी अटेम्प्ट टू सी अ रिलीजियस कम्युनिटी एज अ नेशन वुड मीन सोइंग द सीड्स ऑफ एंटागोनिज्म अगेंस्ट सम अदर रिलीजन्स। तो यहां से ये बात निकल कर आती है कि इसका मतलब ये बनता है रिलीजियस नेशनलिज्म या कम्युनलिज्म का कि अगर आपने एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को एक नेशन मान लिया, फिर से अपन जिन्ना की टू नेशन थ्योरी से जोड़ते हैं, उसने क्या बोला था कि आपका जो हिंदूज हैं और मुस्लिम्स हैं वो दो अलग अलग नेशन है और वो साथ में नहीं रह सकते, यानी इसने यहां पे जो कम्युनल पॉलिटिक्स की थी वो रिलीजियस नेशनलिज्म पर आकर रुक गई है। अब आप क्या कर रहे हो, रिलीजियस नेशनलिज्म जो है वो कम्युनलिज्म के काफी ज्यादा करीब जाता है और रिलीजियस नेशनलिज्म में आपने क्या बोला कि एक रिलीजन से बिलोंग करते हो तभी आप एक देश बना सकते हो, नहीं तो आप नहीं बना सकते। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी को एक नेशन के तौर पर अगर आपने आइडेंटिफाई किया है तो उसमें होगा यह कि फिर जो दूसरी कम्युनिटी है या तो जो दूसरी कम्युनिटीज हैं उसके लिए एंटागोनिज्म जो है अपने आप निकल कर आएगा कि आप एक रिलीजन से बिलोंग करते हो तभी आप एक पर्टिकुलर नेशन को बिलोंग कर सकते हो या उसके प्रति आप लॉयल हो सकते हो या आप जो है नेशनलिस्ट हो सकते हो। इसका मतलब ये हो रहा है अल्टीमेटली कि जो दूसरा वाला है वो नेशनलिस्ट नहीं हो सकता। तो आपने जो रिलीजियस नेशनलिज्म है उससे होगा ये कि दूसरी जो कम्युनिटीज हैं उनके लिए एंटागोनिज्म जो है उनके लिए जो है फिर वही विलन बनाने वाली जो बात है उनको वो निकल कर आएगी और इससे फिर वही है कि आपका उन्माद बढ़ता है, सेक्टेरियन वायलेंस बढ़ता है और काफी सारी चीजें बढ़ती हैं। तो इससे अपने को यह समझ में आता है कि जो कम्युनलिज्म है वो बहुत कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है। धीरे धीरे जैसे एक पेंटर आपका ब्रश से लेके धीरे धीरे महीन महीन तरीके से आराम से पेंट करता हुआ चलता है, उसी तरीके से कम्युनलिज्म भी एक धीमा जहर है, वो धीरे 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 बढ़ता है और एक वक्त के बाद में वो अपना असर दिखाना आपको शुरू करता है। एक बार अगर ये समाज के अंदर फैल गया, एक बार अगर इसने समाज को अपनी जड़ों में समाज की नसों में या जड़ों में उतर गया तो उसके बाद में ये भयानक नतीजे निकाल कर लाता है, ये डिजास्टर्स कंसिक्वेंसेस लेकर आता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि बड़े लेवल पर लार्ज स्केल वायलेंस होता है, लार्ज स्केल जो है आपका मास स्लॉटर होता है, एथनिक क्लींजिंग्स होती हैं, पोग्राम्स होते हैं, हेट्रेड बढ़ती है, समाज जो है उसमें दरारें पड़ती हैं और अल्टीमेटली समाज एंड लास्ट में आपका देश जो है वो टूट जाता है। पार्टीशन होता है उसका नहीं होता वो एक अलग बात है, उसको हम लोग देखेंगे आगे हमारे कंटेक्स्ट में, मगर समाज टूट जाता है, देश टूट जाता है और वो फिर एक ऐसी खाई बन जाती है जिसे पाटना, मैं नामुमकिन तो खैर नहीं बोलूंगा मगर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। इस तरीके की चीजें जो है क्रिएट हो जाती हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। So with this we come to the end of the session। आज का जो अपना सेशन था उसमें अपन लोगों ने जो हमारा हिस्ट्री क्लास 12 उसका जो सेकंड लास्ट चैप्टर है या जो थीम नंबर 14 है अपना अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, उसके साथ अपने डिस्कशन की शुरुआत करी थी। हम लोगों ने जो बेसिक्स हैं थोड़े बहुत वो देखे हैं एंड लास्ट में हम लोगों ने कम्युनलिज्म की जो डेफिनेशन है उसको डिटेल में समझने की कोशिश करी है। सबसे पहले हमने ये देखा कि पार्टीशन के क्या कंसिक्वेंसेस थे, उसके बाद में क्या वो थ्योरीज थी जिसके बेसिस पर आपका ये जो पार्टीशन वगैरह मांगा गया, उस पर्टिकुलर थ्योरी में फिर क्या कमियाँ थी, क्या उसके फ्लॉज थे वो देखे। 1920s और 30s में दूसरी चीज़ें जो चल रही थी उनको समझा एंड लास्ट में कम्युनलिज्म की डेफिनेशन को हम लोगों ने पढ़कर डिटेल में खत्म किया। अब जो नेक्स्ट अपना सेशन रहेगा उसमें जो हम लोगों ने अभी लेक्चर के बीच में बातचीत करी थी कि आखिरी के जो 10 साल हैं ब्रिटिश रूल के वो आपको समझना ज़रूरी है, उनका एनालिसिस बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसको अब हम लोग देखेंगे, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे और 1937 के जो अपने इलेक्शंस वगैरह हुए थे वहाँ से हम लोग अपना जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें बातचीत को अपना आगे बढ़ाएंगे, क्या उसके नतीजे आए, क्या पॉलिटिक्स खेली गई, वो सारी चीज़ें अब हम लोग समझेंगे। तो वो सारी चीज़ें मगर नेक्स्ट लेक्चर में होंगी। आज हम लोगों ने बेसिक जो इंट्रोडक्शंस थे और जो फंडामेंटल्स थे कम्युनलिज्म जैसी डेफिनेशन के जो फंडामेंटल्स थे वो सब पढ़कर खत्म किए हैं। इसके आगे की जो बातचीत होगी वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आज का जो सेशन है वो यहीं पे खत्म होता है, मगर समाप्त करने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स की हमारी वेबसाइट पर जाएं। यहाँ पे क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक सारा का सारा एजुकेशन आपको एक्सक्लूसिवली फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको किसी भी तरीके का कोई पैसा वगैरह यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर आएंगे आपको सारा का सारा यहाँ पे कंटेंट एकदम ऑर्डर तरीके से अरेंज मिलेगा। अब जैसे आपने क्लास 12 पे क्लिक किया तो क्लास 12 के सारे कोर्सेज यहाँ पे निकल कर आ जाएंगे। यही बात दूसरी क्लासेस के लिए है, जिस पे भी आप क्लिक करोगे उसके सारे कोर्सेज निकल कर आ जाते हैं। फिर इनमें से जो भी कोर्स आप पढ़ना चाहें उस पर आप क्लिक करिए। जैसे अगर आपने 12th हिस्ट्री पे क्लिक किया तो उसका जो सारा का सारा कंटेंट है एकदम ऑर्डर तरीके से अरेंज फैशन में निकल कर आ जाएगा। सिलेबस ओवरव्यू से लेकर आखिरी चैप्टर तक आपका पूरा जो है प्लेलिस्ट वगैरह बनी हुई है। जो भी चैप्टर्स आप पढ़ना चाहते हैं, जहां से भी पढ़ना चाहते हैं आप शुरू कर सकते हैं। जितना आप पढ़ना चाहते हैं उतना आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, जितना आप की इच्छा है आप उतना जो है पढ़ सकते हैं। आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का चार्ज वगैरह देने की जरूरत नहीं है।
इसके अलावा अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपके लिए स्पेसिफिकली एक चैनल हम लोगों ने डेडिकेटेडली बनाया है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के नाम से है, तो आप इस पर भी जा सकते हैं। या फिर अगर आपका कोई साथ में कलीग या दोस्त वगैरह है या कोई भी बंदा जिसको आप जानते हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहा है, तो उसको आप इसके बारे में बता सकते हैं। इस पर एक्सक्लूसिवली जो है हिंदी मीडियम को ध्यान में रखते हुए कंटेंट वगैरह प्रिपेयर किया गया है, जिससे उन लोगों को भी किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए और मीडियम किसी भी तरीके से आपकी शिक्षा दीक्षा में और तरक्की में बाधा ना दे। तो इसी नोट पर आई वुड बी कॉलिंग इट द डे, कंक्लूडिंग द लेक्चर। अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत पॉजिटिव रहिए, बहुत मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, खुश रहिए और सबसे बड़ी बात जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू, जय हिंद।